हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज काफी मजेदार लगेगी। अब तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसकी कहानी बहुत ही अमेजिंग है और इसके लिए आप लोगों को एपिसोड पे एपिसोड वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही लॉन्ग वीडियो में इसके कई सारे एपिसोड्स को हमने कवर कर लिया है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये नई सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और आपने कल्टीवेशन वर्ल्ड से रिलेटेड तो इस तरह की बहुत सारी सीरीज देखी होंगी, लेकिन ये कहानी काफी ज्यादा यूनिक है। चलिए बिना किसी देरी किए इस सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक विशालकाय ड्रैगन को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी से खतरनाक इलेक्ट्रिक वेव्स निकल रहे होते हैं। इतना विशालकाय होता है कि आसमान में गोते खा रहा होता है, मानो आसमान भी इसके लिए छोटा पड़ गया हो। तभी हमें इस सीरीज के मेन लीड को दिखाया जाता है। इसका नाम फेंग हुआ है। ये उसी विशालकाय ड्रैगन से फाइट कर रहा है। जब ये उसकी बॉडी पे अपने तलवार से अटैक करता है, उस कट लगने के कारण उसकी बॉडी से बहुत सारा इलेक्ट्रिक वेव की एनर्जी जनरेट होने लगती है। अब आगे यहाँ इन दोनों के बीच हमें एक बहुत ही जबरदस्ती फाइटिंग दिखाई जाती है। फेंगुआ लगातार अपने शॉट से उसकी बॉडी पे अटैक करता जा रहा था। वो जो इलेक्ट्रिक ड्रैगन होता है, जो कि अपने मुंह से इलेक्ट्रिसिटी उगल रहा होता है, वो भी इससे अटैक करने में पीछे नहीं रहता। इसी फाइटिंग के दौरान हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि इसी तियानवू कॉन्टिनेंट पे, जहाँ पे मार्शल आर्ट की टेक्निक को सीखने के लिए आइस, फायर, विंड और थंडर की पावर को कंट्रोल करना पड़ता है। किसी के अंदर कौन सी एबिलिटीज आएंगी, ये डेस्टिनी द्वारा चूज किया जाता है कि आइस, फायर, विंड और थंडर किसे अपना सर्वेंट चूज करेंगी। फायर के एट्रीब्यूट से जिस सर्वेंट को चूज किया जाता है उसे तियानवू वर्लफुल कहते हैं। और इसी तियानवू कॉन्टिनेंट में हर एक मार्शल कल्टीवेटर जो है कि बॉडी में पावर आने के सोर्स यही तियानवू वर्लफुल ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कॉन्टिनेंट के एक मंगोलिया सिटी में एक ऐसा लड़का रहता है जिसने अभी तक अपने तियानवू वर्लफुल को अवेकन नहीं किया है। अब हमें उसी मंगोलिया सिटी को ही दिखाया जाता है और जहाँ पे इस लड़की की बात हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि फेंग हुआ के बारे में ही बताया जा रहा है। उस सिटी में सिर्फ केवल फेंग हुआ ही बंदा है जिसने अब तक अपने बॉडी के अंदर के तियानवू वर्लफुल को अवेकन नहीं किया है या अवेकन करने में अनेबल रहा है। इसी बात के कारण सारे उसका मजाक भी उड़ाते हैं और उसे काफी ज्यादा बुली किया करते हैं। फेंग हुआ अपनी इस दशा से परेशान होकर के वो अपनी ही बॉडी पर इसका गुस्सा निकाल रहा होता है। एक पेड़ पे अंधाधुन यहाँ पे पंचेस मार रहा होता है और उसने अब तक अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग पल गुजारा था उसकी याद उसे आने लगती है। उस रात की बात होती है जब फेंग हुआ मिस्टर डोंग फैंग से मिलने के लिए गया हुआ था। मिस्टर डोंग फैंग एक नामी ग्रामी व्यक्ति है जो कि उस पूरे कॉन्टिनेंट के ग्रेट जनरल का पोता है। साथ ही उस पूरे कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट के लिए जो एक एकेडमी चलाई जा रही है, वहाँ का यंगेस्ट ट्विटर भी यही डोंग फैंग ही है। इसके पास एक एल्डर आए हुए हैं जो कि फेंग हुआ की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। डोंग फैंग को बता रहा होता है कि आप इस जैसे नकारा बंदे को अपना डिसाइपल कैसे चूज कर सकते हो और एकेडमी में आने का परमिशन कैसे दे सकते हो। इस जैसे लूजर को अपना डिसाइपल बनाना तो किसी कलंक से कम नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम सिनार होता है और वो फेंग हुआ के पक्ष में बोल रही होती है। वो फेंग हुआ का साइड लेते हुए डोंग फैंग से कहती है कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो मेरा दोस्त फेंग जो है वो डेफिनेटली अपने अंदर के तियानवू वर्लफुल को अवेकन करके ही रहेगा। बस उसे एक चांस देने की जरूरत है। जिस पे वो एल्डर यहाँ सिनार को ही अपना मुंह बंद करने के लिए कहते हैं। अब आगे वो जो डोंग फैंग होता है वो उतना तो दूसरे पर मेहरबान होने वाला बंदा नहीं है। वो उसकी पर्सनैलिटी विलेन जैसी है। फेंग हुआ को तो एक सामान्य सा बंदा कहता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसे बंदे को तो ये इवन डिजर्व ही नहीं करते हैं कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तियानवू वर्लफुल की एबिलिटी होगी। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर इस तरह की एबिलिटी नहीं है तो फिर उसे अवेकन करने का क्या ही फायदा। और तुम जैसे बंदे को मैं अपना डिसाइपल बनाना वर्थ इट नहीं समझता। तुम जैसा नकारा नालायक बंदा अगर इस एकेडमी में आ भी जाता है तो वो सिनार के फ्यूचर को फिर अफेक्ट करेगा। तो फिर तुम्हारी नाकाम कोशिशों के लिए हमेशा सिनार को ही यहाँ दोष दिया जाएगा क्योंकि उसी ने ही तुम्हारी सिफारिश की है। जिसमें फेंग का फादर आता है और उस डोंग फैंग से गुजारिश करने लगता है कि आप एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं, आपको इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। आपसे ये जूनियर है, इतना मीन और रूड इसके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। जिस पे डोंग फैंग उनसे कहता है कि मैं इसके साथ रूड व्यवहार नहीं बल्कि इसकी असलियत इसे दिखा रहा हूँ। अपनी इस एज में भी आ करके ये अब तक अपने मार्शल आर्टिस्ट की लेवल पे ही है।
तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी काफी सामान्य लेवल की है। अब अपने बाप की बेइज्जती सुन करके यहाँ फेंग उनसे कहता है कि तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है जो तुम मेरे बाप से इस तरह से बात कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर अभी तक तियानवू वर्लफुल अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस एकेडमी में जाने के लायक बंदा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं और दूसरों को बुली करने की कोशिश करते हैं। अब इतना सुनते ही डोंग फैंग को यहाँ गुस्सा चढ़ जाता है और वो सीधा अटैक कर देता है फेंग हुआ पे। लेकिन इस अटैक को फेंग हुआ का जो फादर होता है वो डॉज कर लेता है। यहाँ पे उसके फादर और उस डोंग फैंग के बीच एक स्पिरिचुअल फाइट शुरू हो जाती है। सिनार इस फाइट को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो एल्डर ऐसा नहीं करने देते। अब आगे जो फेंग के फादर होते हैं इस फाइट के कारण काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो डोंग फैंग यही नहीं रुकता, वो अपने स्नो पाम का यूज करता है, जिसका मतलब है कि वो आइस वाले एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर पाता था। इस अटैक का जवाब देने के लिए जो फेंग के फादर होते हैं वो अपने फायर एट्रीब्यूट वाले मार्शल आर्ट का यूज करते हैं। इससे निकलती हुई फायर वेव्स जो होती हैं वो उस स्नो की लहर को रोक देती हैं। बाकी इसी एक अटैक से ही यहाँ पे फाइट खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों बाप बेटे वहाँ पे औंधे पड़े होते हैं। फेंग जो होता है वो जैसे तैसे अपने आप को उठाता है और अपने बाप की इस हालत को देख करके बेचारे को अपने आप पे ही तरस आ रहा होता है। आज अगर उसके बॉडी के अंदर के तियानवू वर्लफुल अवेकन हो जाता तो उसके बाप के साथ ये सब कुछ नहीं होता। आगे वो अपने अधमरे से बाप को उठाता है जो कि मरने के कगार पे था। आगे उसके पिता उसे एक प्रवचन देते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ में बस एक बात ही याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर तुम कमजोर रहोगे तो दुनिया तुम्हें कुचल डालेगी। और ये बात तो बिल्कुल सही है, बाहुबली का ही बोलबाला होता है। लेकिन जो फेंग होता है वो तो उन्हें इससे भी ज्यादा अच्छी बात कहता है कि जो हमारी असली ताकत होती है वो एक्चुअल में हमारी स्ट्रेंथ पे रिलाई नहीं करती, जबकि असली ताकत तो किसी की विल पावर में होती है कि वो कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे वो अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो इनकी कही हुई बात को हमेशा याद रखेगा। अब इतना कहते ही उसके जो फादर होते हैं वहीं बेहोश हो जाते हैं। हाँ, जो फेंग होता है वो इस बात को ठान लेता है कि इस डोंग फेंग से तो अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। ने अपने पावर का इस्तेमाल करके इन दोनों को इस तरह से बुली किया है और वो तो इस बात का खुलेआम यहाँ पे ऐलान भी कर देता है कि आज तुमने जो मेरे बाप के साथ यहाँ पे किया है ना, देखना सीधा 1 साल के बाद मैं इसी दिन तुमसे यहाँ पे बदला लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को उस पोजीशन तक जरूर ला लूंगा और तुम्हें देखना डेफिनेटली हरा कर ही दम मानूंगा। और आज की तारीख को तुम नोट डाउन कर लो कि किस तरह से आज ही के दिन 1 साल बाद तुम मेरे बाप के सामने आओगे और अपने घुटने टेक करके अपनी गलती के लिए यहाँ पे उनसे माफी मांगोगे। इस बात पे वो डोंग फेंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पे फेंग की बेइज्जती उड़ाते हुए कहते हैं कि तू जैसा नल्ला और नकारा मुझे हराएगा वो भी 1 साल बाद। चल जा, 1 साल नहीं तो 20 साल ले ले। अगर तू 1 साल के बाद अपने इस चैलेंज को पूरा कर देता है तो मैं अभी इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैं खुद ही अपनी कल्टीवेशन लेवल को पूरी तरह से त्याग डालूंगा, अपनी नाक रगड़ते हुए तेरे बाप के सामने माफी मांगूंगा। अब ये तो होती है पास्ट की फ्लैशबैक और इसी को याद करते ही यहाँ पे फेंग गुस्से से लाल पीला होते हुए उस पेड़ पे पंचेस मार रहा होता है। तो वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल वक्त में कोई ना कोई दोस्त साथ होता है और इसका दोस्त यहाँ पे सिनार है। फेंग यहाँ बहुत अपने आप को कोस रहा होता है कि आखिर क्यों नहीं वो अपने बॉडी के अंदर के तियानवू वर्लफुल को अवेकन कर पा रहा है कि तभी वहाँ उसकी दोस्त सिनार आ जाती है जो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने आप को इस तरह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए, मुझे यकीन है कि तुम अपने अंदर की पावर को एक न एक दिन जरूर अवेकन कर लोगे। फेंग उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि अंकल वैंग जो है वो कभी नहीं चाहते कि तुम मुझसे मिलो। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं तो बस यहाँ इस बात से परेशान हूँ कि मेरी फैमिली में जो मुझसे छोटे हैं उन्होंने भी मुझसे पहले अपने तियानवू वर्लफुल को अवेकन कर लिया है, तो आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं अब तक इसे अवेकन नहीं कर पा रहा हूँ। जिसपे सिनार उसे एक ऐसी बात बोल देती है ना कि यहाँ पे फेंग का तो मूड लाइट हो जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, चाहे जितना भी लंबा समय क्यों ना लगे, अपने अंदर की एबिलिटी को जरूर एक न एक दिन अवेकन करोगे और मैं उस वक्त तक भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। और ऐसा कहते हुए सिनार ने तो सीधा सीधा यहाँ पे अपने प्यार का ही इजहार कर दिया होता है। इसके कारण फेंग का तो मोटिवेशन लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि किसी भी हाल में अब वो स्ट्रॉन्गर बन के ही दिखाएगा। अब लड़की के मोटिवेशन ने उसके अंदर ऐसी पावर भर दी होती है कि अब वो रुकने का नाम नहीं लेता, वहीं पे बैठ जाता है और कल्टीवेशन शुरू कर देता है। अब उसके बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा निकलने लगती है जो कि उसके बॉडी के एक सेंटर वाले पॉइंट पे इकट्ठा होने लगती है और ये ऑरा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉल बाहर निकलता है और वो स्पिरिचुअल बॉल जब ओपन होता है तो उसके अंदर से हमें एक क्यूट सी छोटी सी फेरी दिखाई देती है।
फेरी उसे देखते ही डिसअपॉइंट होते हुए कहती है कि फिर से उसे एक बार एक और वर्चुअल मार्शल बॉडी मिल गई और अभी तो मैं ठीक से सोई भी नहीं थी और वापस से मुझे जागना पड़ा। आगे वो फेंग से कहती है कि ओह, तुम्हारी बॉडी तो वाकई में काफी ज्यादा स्मॉल है और तुम्हें तो देख के लगता है कि तुम काफी कम जिंदगी जीने वाले ह्यूमन बीइंग हो जो कि जल्द ही मर जाओगे। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, तुम मेरे होस्ट हो और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि तुम अब हमारे न्यू जनरेशन के लॉर्ड ऑफ वर्चुअल मार्शल आर्ट बन चुके हो। अगर तुमने गिव अप नहीं किया और इसे एक्सेप्ट कर लिया तो आने वाले दिनों में मैं और मेरी ग्रैंडमा और फायर एट्रीब्यूट मिल करके तुम्हारी मार्शल आर्ट में मदद करेंगे, जिसके कारण तुम अपनी लाइफ के अंदर आने वाली डिफिकल्टीज को आसानी से फेस कर सकते हो और किसी भी खतरे से हमारी मदद लेकर के आसानी से बाहर निकल सकते हो। साथ ही हम तुम्हें शिवू डिवाइन बॉडी पाने में भी मदद करेंगे। अब यहाँ फेंग जो होता है पहले तो सोच विचार करने लगता है और फिर फेरी से पूछता है कि आखिर ये शिवू डिवाइन बॉडी क्या है। इस पे अब लिटिल फेरी उसे बताना शुरू करती है कि जब ये अर्थ बनाया गया था तो बहुत एंशिएंट टाइम पहले ही देवी नोआ ने ह्यूमन रेस को बनाया था ताकि वो अर्थ पे रह सके और उन्होंने ह्यूमन रेस को बनाने के लिए अलग अलग कलरफुल डिवाइन क्ले का यूज किया था। हालांकि तो उनमें से बहुत सारे ह्यूमंस जो थे वो एक ही साइज और शेप के थे, लेकिन उस बिखराव के कारण कुछ ही ऐसे लोग हो पाए थे जो कि शेप और साइजेस में एकदम अलग अलग प्रकार के थे और उन्हीं में से इन ह्यूमन रेसेस को जिन्हें डिफरेंट तरह की फिजिक मिली उन्हीं की ही बॉडी को शिवू डिवाइन बॉडी कहा जाता है। और जब उस डिवाइन बॉडी का वर्चुअल मार्शल वॉर्टेक्स ओपन हो जाता है, उसकी कल्टीवेशन लेवल की जो स्पीड होती है वो ऑर्डिनरी लोगों से 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही वो बंदा जो होता है उसकी बॉडी में कई सारे एलियन क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब होने लगते हैं। एलियन क्रिस्टल्स का मतलब है बहुत सारा की अलग अलग तरह की एबिलिटीज जो कि अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स को पाने से उसके बॉडी में मिलती है और जब ये एबिलिटीज उसके अंदर आ जाती हैं तो फिर वो एक ट्रू एलियन वॉरियर बन जाता है। अब ये सुनते ही फेंग की तो जैसे यहाँ पे लॉटरी लग गई थी। वो तुरंत फेरी से पूछने लगता है कि क्या ये सच है और क्या वो सच में इस शिवू बॉडी की प्रैक्टिस कर सकता है और अगर ये हो जाएगा तो मैं इस दुनिया को साबित कर दूंगा कि मैं कोई वेस्ट नहीं हूँ। जिसपे फेरी उसे कहती है कि पहले पूरी सच्चाई तो सुन लो, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम्हारी इस शिवू डिवाइन बॉडी के अंदर का जो वर्चुअल मार्शल वॉर्टेक्स है एक बार अगर वो अवेकन हो जाता है तो फिर ये तुम्हारी बॉडी के अंदर की एनर्जी जिसे वो युआन एनर्जी कहते हैं ये इसे ही सॉलो करने लगेगी। लेकिन अगर तुमने फिर इसकी हार्डकोर प्रैक्टिस करना बंद कर दिया तो फिर ये तुम्हारी बॉडी को एनर्जी को इतना ज्यादा चूस लेगी कि तुम्हें मौत के कगार तक पहुंचा देगी। लेकिन डरो मत, तुम्हारे पास एक और भी ऑप्शन है। यहाँ बस मेरे सामने ये कह दो कि तुम उस वॉर्टेक्स को ओपन नहीं करना चाहते हो और होस्ट इसे गिव अप करता है तो मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ से वापस चली जाऊंगी। जिसमें फेंग उससे कहता है कि नहीं, मैं गिव अप नहीं करूंगा और मैंने ये तुमसे कब कहा, मैं इस प्रैक्टिस को जरूर ट्राई करना चाहूंगा। जिसमें फिर ये कहती हुई कि बच्चे तू इसे नहीं कर पाएगा, क्यों अपनी मौत को इतनी जल्दी दावत दे रहा है। वापस से उसी स्पिरिचुअल बॉल में ट्रांसफर हो जाती है और गायब होने के लिए उसी की बॉडी के अंदर जारी होती है। लेकिन यहाँ पे जो फेंग होता है उसे अपने बॉडी के अंदर जाने से रोक लेता है और उसे बस यही कह रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। आगे वो फेरी के हाथ पैर जोड़ने लगता है और उसे सीनियर कहते हुए काफी चापलूसी करता है। किसी भी तरह से फेरी जो है उसकी शिवू डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर दे। उसे एक्टिवेट कैसे किया जाता है इसके प्रोसेस के बारे में वो पूछने लगता है और उसने अपने फादर की बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये डिसाइड कर लिया है कि चाहे ये प्रैक्टिस कितनी भी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों ना हो वो इसे जरूर करेगा। लेकिन फेरी उसकी आवाज कहाँ सुन रही होती है, वो तो वहाँ पे बेहोश औंधी पड़ी थी। फेंग हुआ उसे उठाता है और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है। जिसपे फेरी झिंझकोड़ते हुए वहाँ पे उठती है और उसे कहती है कि मुझे इस तरह से हिलाना बंद करो। आगे वो उसे कहती है कि अगर तुम वाकई में उस शिवू डिवाइन बॉडी के वर्चुअल मार्शल आर्ट के वॉर्टेक्स को ओपन करना चाहते हो तो आने वाले टाइम में इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि तुम्हारी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी और तुम मर जाओगे। तो क्या तुम्हें इससे डर नहीं लग रहा है और फिर भी इसे ट्राई करना चाहोगी? जिस पे फैंग वहाँ पे खड़ा होता है और उसे एक दमदार डायलॉग देता है। वो कहता है कि चाहे एक बहुत बड़े पहाड़ को पार करना पड़े और उस पहाड़ के नीचे आग के समंदर हो, वो इन खतरों को भी पार करने से पीछे नहीं हटेगा। जिसमें फेरी कहती है कि तो फिर ठीक है, इसमें तुम्हारी मर्जी थी, ये जान लेना, बाकी मैं अपनी प्रक्रिया शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले उस वॉर्टेक्स को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें मेंटल मेथड सिखाऊंगी। इतना कहती ही वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे फेरी ये देख पाती है कि फेंग हुआ ने अब तक अपनी लाइफ में जितने भी ह्यूमिलेटिंग पल गुजारे थे वो यादें एक के बाद एक उसे घोस्ट करने लगती हैं। सबसे पहले उसे अपने फादर दिखते हैं जो कि फेंग हुआ को ही डांट रहे होते हैं। अगर तुमने अपने तियानवू वॉरफुल को अवेकन नहीं किया होता, तुम्हारे कारण ही उस फाइट के कारण मैं इतना ज्यादा अपंग हो गया।
और मुझे फेंग फैमिली के हेड की पोजीशन से ही निकाल दिया गया। आगे उसे सिनार देखती है, वो भी उसके नल्ले होने की वजह से उसे कोस रही होती है और उसे ट्रैश कह के पुकारती है। उसके बाद उसे डोंगफैंग भी दिखता है, जो कि उसे वही चैलेंज दिलाते हुए उसकी खिल्ली उड़ा रहा होता है, ये कहते हुए कि तू जैसा नल्ला कभी भी मुझे सप्रेस नहीं कर सकता। आगे वे सभी उसे घेर लेते हैं और बस एक ही शब्द उससे कह रहे होते हैं कि तू नल्ला है, नल्ला है। यहाँ चेन उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि वो कोई ट्रैश या वेस्ट नहीं है, ना ही वो नल्ला है। जब वो उड़ते हुए इन सबको फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, देखता है कि ये सब मानो उसके सिर्फ दिमाग का भ्रम था, जो कि इवल शैडो के रूप में वहाँ पे डिसअपीयर हो जाते हैं और फिर फेंग पे अटैक करने लगते हैं। वो जो इवल शैडो होता है वापस से डोंगफैंग का रूप ले लेता है। फेंग उसे जितनी दूर भाग के जाना चाहता था, वो ये पाता है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उस डोंगफैंग की जो आकृति है वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। और यहाँ फेंग को वो जान से मारने के लिए अपने हाथों के अंदर उसे धर दबोचता है कि तभी उसे फेरी की आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दो और मेडिटेट करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ची एनर्जी है वो स्टेबल हो सके। इसकी बात को मानते हुए फेंग यहाँ मेडिटेट करने लगता है। फिर उसकी बॉडी से इतनी तेज एनर्जी की ऑरा निकलने लगती है कि वो डोंगफैंग के उस हाथ वाली गिरफ्त से बाहर आ जाता है और ये एनर्जी लगातार बढ़ती ही जाती है, जिसके कारण उसे दिखने वाले जो भ्रम होते हैं वो गायब हो जाते हैं। अब ये सब तो उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही चल रहा होता है, लेकिन यहाँ जो फेंग के अंदर जो एनर्जी है वो अब वर्चुअल वर्ल्ड में भी आ जाती है और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब वो आसमान तक को भी भेद देती है। फेंग अपनी आंखें खोलता है और उसे पता चलता है कि उसने वर्चुअल मार्शल आर्ट के वॉर्टेक्स को ओपन कर लिया है। अब तभी सुबह भी हो जाती है और फेंग इस खुशखबरी को बताने के लिए दौड़ते हुए अपने घर पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसकी जो माँ है वो फूट फूट के रो रही है। वो अपनी माँ से इसका कारण पूछता है तो वो बताती है दिन ब दिन उनके डैड की जो हालत है वो खराब होते जा रही है, क्योंकि उनकी फैमिली का जो मेडिसिन कोटा या इक्लिजस है उन्हें रोक दिया गया है और बिना दवाइयों के तुम्हारे फादर का इलाज नहीं हो सकता। साथ ही जो फेंग फैमिली के ग्रेट एल्डर है उन्होंने तुम्हारे फादर को फेंग फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली के पोजीशन से भी निकाल दिया है। और इतना तक के नहीं, उन्होंने ये कहते हुए कि अब ये दोनों बाप बेटे नकारा हो चुके हैं, उन्होंने हमें इस पूरे फेंग हाउस से भी 3-4 दिनों के अंदर बाहर निकलने का ऑर्डर दिया है। अब ये सुनकर के फेंग तो यही कहता है कि ये तो हद पार कर दी और इस बात की शिकायत करने के लिए वो तुरंत ही फेंग फैमिली के काउंसिल हाउस पहुंचता है, जहाँ पे उस फैमिली के जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो अपने पोते को कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। उनका पोता जो है वो अभी अभी उसने अपने मार्शल आर्ट लेवल से ऊपर उठते हुए इंटरमीडिएट लेवल तक उसने ब्रेक थ्रू कर लिया है और इस बात के लिए उसके फादर और ग्रैंडफादर जो होते हैं वो दोनों ही उसे अप्रिशिएट करते हैं। कि तभी वहाँ पे फेंगुआ आ जाता है और उनसे कहने लगता है कि आप इस पूरी फैमिली के ग्रेट एल्डर है, तो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम भी तो आखिरकार इसी फैमिली का ही हिस्सा हैं। तो फादर जो होता है वो फेंग को ही डांटने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट एल्डर से इस तरह से डिसरिस्पेक्ट से बात करने की। आगे वो जो उसका कजन होता है वहाँ फेंग से कहता है कि 1 महीने के अंदर जल्द ही जूनियर ट्रायल शुरू होने वाला है, जो कि इसी फैमिली के 4 कबीलों के बीच होगा। इसीलिए उस जूनियर ट्रायल की तैयारी करने के लिए जो मैजिकल मेडिसिन थी सब मुझ पे खर्च कर दिए गई हैं, ताकि मैं नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकूं। और वैसे भी इन मेडिसिन का ना तुम पे और ना ही तुम्हारे उस अपंग बाप पे कुछ काम आने वाला था। तुम दोनों ट्रैश बाप बेटों पे इसे वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इसे यूज कर लूं। ये सुन के फेंग का तो हाथ ही उड़ जाता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप को वेस्ट कहने की। लेकिन वो कजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि फेंग उनके सामने टिक नहीं पाता, वो एक लात से ही फेंग को दूर कर देता है। बाकी जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो इन सबको लड़ने से रोकते हैं और फेंग से कहते हैं कि तुमने यहाँ के सबसे नामी ग्रामी व्यक्ति डोंगफैंग से पंगा लिया है और उसे नाराज करने का मतलब है कि उसने हमारी पूरी फेंग फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है और इसी की पनिशमेंट तुम दोनों बाप बेटों को मिली है। गनीमत करो कि हम तुम्हें मार नहीं रहे हैं, सिर्फ यहाँ से निकाल रहे हैं। और वैसे भी हमारे फेंग फैमिली में तुम जैसे साधारण लोगों का कोई काम नहीं है। इसने अभी तक अपने अंदर के 93 वर्फुल को ही अवेकन नहीं किया है और वैसे तुम्हारा बाप भी अब पूरी तरह से हमारे लिए यूजलेस है, इसीलिए हम अपने इतने महंगे इक्लिजस को आखिर उस पे क्यों वेस्ट करते। जिसपे फेंग अब उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है कि अगर वो उस जूनियर ट्रायल में जीत जाता है तो ग्रेट वेल्डर उसके फादर के लिए जो मेडिसिन की सप्लाई और इक्लिजस जाते हैं उसे नहीं रोकेंगे, ताकि उसके फादर सबसे पहले हील हो सके। अब ये बात सुन करके उसका कजन कहता है कि तुझ जैसा नल्ला और उस जूनियर ट्रायल को जीतेगा, ये तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता।
लेकिन ग्रेट एल्डर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और उसे प्रॉमिस करते हैं कि अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें एक्लिजस के साथ साथ इस फेंग हाउस से भी नहीं निकाला जाएगा, लेकिन अगर रिजल्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं आया तो तुम्हें पूरी फैमिली के साथ इस पूरे फेंग हाउस से खदेड़ दिया जाएगा। जिस पे फेंग ये कहते हुए कि बस आप अपना प्रॉमिस को याद रखना, मैं इस पे एग्री करता हूँ। आगे फेंग के जाते ही वो जो अंकल होता है अपने बाप से पूछता है कि आखिर आपने उसे एक चांस क्यों दिया, जिस पे ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं कि अगर चांस दिया तो देने दो, इससे हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि इस जैसा नल्ला तो कभी भी उस ट्रायल को जीत नहीं पाएगा और फिर लोग हमसे ये सवाल भी नहीं कर पाएंगे कि हमने तो उसे बेवजह ही निकाल दिया सिर्फ अपने पोते को एक्लिजस देने के लिए। वो जब खुद ही यहाँ से हार करके निकल जाएगा तो इससे हमारे ऊपर भी कोई कीचड़ नहीं उछालेगा। अब ये तो इनकी कितनी आम सी प्लानिंग होती है, लेकिन इस बात पे ये इतना ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं कि जैसे कितनी बड़ी साजिश कर रहे हों। अब आगे इधर फेंग हुआ की चिंता बढ़ जाती है और वो बस यही सोच रहा होता है कि इस जूनियर ट्रायल में वो ऐसा क्या करे कि वो तुरंत ही जीत जाए, क्योंकि अब बात उसके फादर के जीने या मरने के ऊपर बनाई थी और वो इसी बात की अब चिंता में होता है कि इस जूनियर ट्रायल को जीतने के लिए उसे किसी भी तरह से मार्शल आर्ट लेवल से ऊपर उठ के इंटरमीडिएट लेवल पे तो ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी इस पूरी फैमिली में वो सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे है। कि तभी लिटिल फेरी उसकी चिंता समझ करके अपीयर होती है और उसे कहती है कि अगर तुम वाकई में इंटरमीडिएट लेवल तक जाना चाहते हो, वो भी 1 महीने के अंदर, तुम्हारी बॉडी के साथ तो इसे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुम्हारी फिजिकल बॉडी कुछ इस तरह की है कि ये इसके प्रेशर को झेल नहीं पाएगी। अब ये बात सुन करके फेंग हुआ काफी ज्यादा उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने तो उस वॉर्टेक्स को ओपन कर दिया, ये बात जानने के बाद भी कि अगर मैं इसकी प्रैक्टिस आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। इसीलिए आप चाहे कुछ भी हो जाए वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो इसकी हार्डकोर प्रैक्टिस करेगा। कम से कम अभी के लिए उसका तो इतना ही लक्ष्य है कि वो अपनी फैमिली को बस प्रोटेक्ट करे। अब लिटिल फेरी को मनाने के लिए फेंग यहाँ पे एक तरकीब सोचता है। वो उसके सामने एक बड़ा सा मीट का पीस ऑफर करता है और फिर से उसकी चापलूसी करते हुए उसे कहता है कि प्लीज सीनियर मेरी मदद कर दो। उस मीट के बड़े से लोथड़े को देख करके लिटिल फेरी के तो जीभ लपलपाने लगती है। उससे कहती है कि ठीक है एक बार के लिए मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसे सेट्स ऑफ एक्सरसाइजेस सिखाऊंगी जिससे तुम्हें प्रैक्टिस करने में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। आगे वो उसे एक स्क्रॉल देती है जिनमें वे सारी एक्सरसाइजेस बताई गई थी, जिनका यूज करके फेंग हुआ अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन दे सकता है। और इसकी बॉडी को स्ट्रेंथ देने के साथ साथ ये प्रैक्टिस ऐसी होती है जिनसे उसका जो एक्चुअल कॉम्पैक्ट पावर यानी कि लड़ाई करने की जो शक्ति होगी वो इसमें भी कैपेबल वो हो जाएगा। आगे फिर उसे बताती है कि इस स्क्रॉल को ऐसा वैसा मत समझना, ये काफी ज्यादा एंशिएंट स्क्रॉल है जिसमें ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जो कि 100% तुम्हारे लिए काम करेंगी। ये तुम्हें 1 महीने के अंदर ही तुम्हारे मार्शल आर्ट लेवल से तुम्हें इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचाने के लिए काबिल कर देंगी। अब आगे उस स्क्रॉल के अंदर देखता है तो फेंग हुआ पाता है कि ये तो जियानजी कुंफू की टेक्निक है और ये टेक्निक एक्चुअल में वही टेक्निक होती है जो कि 1000 साल पहले इन्हीं की फैमिली के एक एंसेस्टर द्वारा खो गई थी। और ये जो स्क्रॉल है उनके पूर्वजों के द्वारा ही बनाया गया था। इसमें मार्शल आर्ट्स के लेवल को नए लेवल पे अपग्रेड करने के लिए सारी टेक्निक्स लिखी गई हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये है कि इसमें एक येलो लेवल की स्किल है और इस स्किल को अब तक किसी ने भी एक्वायर नहीं किया है, क्योंकि इस स्किल की प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। आगे फेंग हुआ क्यूरियस होते हुए उससे पूछता है कि क्या ये येलो स्किल उसे मिल सकती है, जिस पे फेरी उसे कहती है कि एक तो तुम्हें कुछ आता जाता है नहीं, ऊपर से मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ ताकि तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथन दे सकूं, और तुम तो इतने ज्यादा बेशरम निकले कि अब तुम्हें गॉड लेवल की स्किल सीखने के लिए मुझसे इसकी कैसी प्रैक्टिस की जा रही है इस टेक्निक के बारे में पूछ रहे हो। लेकिन इस येलो स्किल को दे करके इतनी भी जल्दी खुशी मत मनाओ, पहले इसकी पूरी सच्चाई तो जान लो। तुम्हारे जितने भी सीनियर यानी कि जितने भी पूर्वज थे उन सभी में कल्टीवेशन की काफी अच्छी खासी नॉलेज थी। वे लोग अपनी कल्टीवेशन के छोटी मोटी लेवल तक पहुंच के ही काफी ज्यादा संतुष्ट थे, इसलिए उनमें से आज तक किसी ने भी इस येलो स्किल को पाने के लिए कुछ सोचा ही नहीं और छोटी मोटी लेवल तक ब्रेक थ्रू करके ही काफी ज्यादा रिलैक्स रहे। अगर तुम जैसे तैसे करके इस येलो स्किल को भी पा लेते हो तो तुम्हारे अंदर का जो वर्चुअल मार्शल वॉर्टेक्स है वो ओपन होने के कारण यहाँ पासा पूरी तरह से पलट जाएगा, क्योंकि वो इसकी ताकत को सह नहीं पाएगा और फिर वही अंजाम होगा जो मैंने तुम्हें पहले बताया था। तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाएगी और फिर तुम मौत की आगोश में सो जाओगे। अब ये बात सुन करके तो बेचारा फेंग हुआ जो होता है काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इस
पे फेरी उससे कहती है कि अरे अब इतना भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी इसमें कुछ न कुछ हेल्प जरूर करूंगी ताकि तुम्हें मौत से तो बचा लूं। लेकिन फेंगवा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो नहीं है। कहता है कि अगर हेवन ने उसे ये स्क्रॉल दिलाया है तो जरूर कुछ न कुछ ऐसा मकसद होगा जो डेस्टिनी उससे पूरा करवाना चाहती है। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एकदम शुरू से ही शुरुआत करूंगा। सबसे पहले मैं हार्ड वर्क करते हुए अपने माइंड और मसल्स की पावर को एक्यूमुलेट करूंगा ताकि अपने माइंड के साथ साथ मैं अपने मसल्स की पावर को भी बढ़ा सकूं। आगे वो कहता है कि सीनियर, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे क्या बताना चाहती हो और मैं अब हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ सीनियर जो होती है उसे काफी नींद आ रही होती है। वो यहाँ फेंगवा से कहती है कि ठीक है, तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अच्छे से मन लगा के प्रैक्टिस करना, लेकिन याद रखना अभी नन्ही परी को काफी ज्यादा नींद आ रही है तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। अपनी खूबसूरती के कायम रखने के लिए ना ब्यूटी स्लीप की काफी जरूरत होती है और मैं वही लेने जा रही हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फेंगवा के यहाँ प्रैक्टिस शुरू होती है। सबसे पहले स्क्रॉल पे लिखे गए हर एक शब्द को काफी गहराई से पढ़ रहा होता है ताकि उसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने में कहीं भी कोई भी कसर ना छूट जाए। आगे जब स्क्रॉल का पढ़ना खत्म हो जाता है तब वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन जब अपनी पहली प्रैक्टिस वो करता है तो उसमें बुरी तरीके से नाकाम रहता है। अभी तो ये इसकी फर्स्ट नाकामी थी, अभी इसके जैसे ना जाने उसे कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी बाकी थी। अब केवल मार्शल आर्ट की ही प्रैक्टिस करते हुए उसे पूरा एक दिन बीत जाता है, लेकिन वो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। वो जितनी बार यहाँ पे गिर रहा होता है उतनी बार फिर से उठ खड़ा होता है और फाइनली वो उसके फर्स्ट स्टेप को तो पार कर लेता है। अब सुबह से रात हो जाती है और प्रैक्टिस करके उसकी पूरी बॉडी थक चुकी थी, लेकिन मानो उसका माइंड ही है जो उसे बार बार कह रहा होता है कि प्रैक्टिस करनी बाकी है और भी प्रैक्टिस करो। उसकी हालत खराब होती है, इसलिए फेरी उससे कहती है कि तुम्हें अपने शरीर को अब इतना भी ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, इसे थोड़ी आराम की भी जरूरत होती है। अगला दिन होता है और फेंगवा वापस से अपने काम पे लग जाता है। वो फिर से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन आज की जो उसकी प्रैक्टिस होती है कल से काफी ज्यादा अच्छी होती है। आज के दिन वो प्रैक्टिस तो कर रहा होता है लेकिन एक बार भी गिरता नहीं है। दूसरा दिन भी इसी तरीके से पार हो जाता है और रात को उसकी कल्टीवेशन करने की बारी होती है। यहाँ पर वो अपने माइंड को स्टेबल करने की कोशिश करता है। मात्र 2 दिन की प्रैक्टिस के कारण ही यहाँ पे जो फेंगवा होता है वो अपने बॉडी में कई सारे चेंजेस पाता है। वो देखता है कि वो अपने मार्शल आर्ट के जिस लेवल पे था वो उससे हायर पोजीशन पे तो नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी उसने पहली सीढ़ी तो पार कर ही ली है। सबसे निचले स्तर यानी कि मार्शल आर्ट के इनिशियल लेवल तक तो ब्रेक थ्रू कर ही लेता है। अब इसी तरह से वो जी जान लगा करके अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे कई सारे दिन बीत जाते हैं। अब आगे वो अपने फादर के लिए कुछ मेडिसिन को खरीद करके ले जा रहा होता है कि तभी उसका सामना उसी ही की फैमिली के कजन से होता है, जो कि उसका रास्ता रोक करके उसे बुली करने की कोशिश करने लगते हैं। वो सबके सामने भरे बाजार में उसे इस पूरे मंगोलिया सिटी का सबसे बड़ा लूजर कह के पुकारते हैं। आगे वो उसके फादर के हेड ऑफ द पोजीशन छीनने के कारण उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि अब तो ये इस फैंग फैमिली का यंग मास्टर भी नहीं रहा, क्योंकि इसका बाप इसकी नाकामी की वजह से ही तो अपंग हो चुका है। कि तभी दूसरा बंदा उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम तो इस सिटी के नंबर 1 नल्ले तो थे ही, लेकिन तुम्हारे बाप की वजह से तुम्हें सोच अभी यंग मास्टर कहा करते थे वो भी बेचारे से अब छिन गया है, क्योंकि अब बाप और बेटे दोनों को ही फैंग फैमिली ने यूजलेस घोषित कर दिया है और इन्हें तुरंत ही वे यहाँ से खदेड़ करके निकालने वाले हैं। उनकी बातें सुन करके तो फेंगवा से रहा नहीं जाता और वो गुस्से से उन्हें चिल्लाता है, यांग काई अपनी बकवास बंद कर और मेरे रास्ते से हट जा। जिसपे वो बंदा यांग काई उसे कहता है कि नहीं हटूंगा, जा जो करना है कर ले, तू मुझे मारेगा नल्ले तो मार के दिखा। लेकिन जो उसका चमचा होता है ना, चमचे को कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ती है। वो यांग कैसे कहता है कि इससे खड़े होकर के इसके मुंह की लग रहे हो, जब इसे आसानी से हम एक चुटकी में धूल चटा सकते हैं। आगे वो फेंगवा को झपटने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन फेंगवा आसानी से उसके साइड पीछे हट जाता है, जिसपे वो चमचा फिर से पलटवार यहाँ फेंगवा पे करता है, लेकिन फेंगवा उसके पंच को ही आसानी से रोक लेता है और उसके पिछवाड़े में एक जोरदार लात मारता है। बेचारा वो चमचा दूर जा गिरता है। अब यहाँ पे सभी देखते हैं कि ये तो अकेले इस पे बस नहीं किया जा सकता, तो क्यों ना सब मिल करके इस पे अटैक करो। और वहीं सभी एक साल ही भेड़ चाल चलते हैं। वे सभी बारी बारी से फेंगवा पे टूट पड़ते हैं, लेकिन फेंगवा पहले की तरह नल्ला नहीं रहा। वो अपने मार्शल आर्ट लेवल के इनिशियल पॉइंट पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसीलिए अब उसके बॉडी में काफी ज्यादा फुर्ती आ चुकी है और वो इसी का यूज करते हुए उन सब के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और जो तगड़े तगड़े और भारी भरकम पंचेस से उन पे अटैक कर रहा होता है, जिससे उन चमचों के अंदर की हड्डी पसलियां ही जवाब देने लगती हैं।
आगे फेंगवा ने तो उन सभी चमचों की जबरदस्त सी कुटाई यहाँ पे कर दी थी, जिससे सभी वहाँ पे औंधे पड़े होते हैं और बाद में उनके उसी लीडर यांग काई की बारी आती है, जो कि फेंगवा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने पंचेस से लगातार उस पे अटैक करने लगता है। लेकिन फेंग जो होता है वो उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और उसे एक जोरदार किक लगाता है, जिससे वो यांग काई पीछे सरक जाता है। अब आगे 1 मिनट के लिए यहाँ पे सन्नाटा पसर जाता है और वे दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। लेकिन फिर से फाइट शुरू होती है। वे दोनों तेजी से ही दौड़ते हुए एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे पे अपने मुक्के से अटैक करते हैं। ये दोनों ही पावर्स एक दूसरे के साथ नलिफाई होकर के वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिससे दोनों ही पीछे हट जाते हैं। अब आगे फेंगवा जो होता है वहाँ से जाने लगता है, लेकिन यांग काई उसे रोकता है और उससे कहता है कि बस अब आधे महीने का ही इंतजार करो उस जूनियर ट्रायल के शुरू होने में, और फिर देखो उस जूनियर ट्रायल में मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। मैं इस ट्रायल में तुम्हें ऐसा दूंगा कि अपने जान की भीख मांगोगे मुझसे तुम। जिस पे फेंग उससे कहता है कि तो फिर देखते हैं कि कौन किससे भीख मांगता है। अब आगे ये खबर जो होती है पूरी तरह से मार्केट में फैल जाती है कि यांग फैमिली का जो यंग मास्टर यांग काई है उसने तो आधे महीने के अंदर ही इंटरमीडिएट लेवल के वॉरियर रोल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन दूसरा बंदा कहता है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हु फैमिली का जो यंग मास्टर है वो तो पहले ही एक हाई लेवल का मार्शल आर्ट का डिसाइपल है। और चारों तरफ इसी बात की ही चर्चा होती है कि जो हु फैमिली का यंग मास्टर है वही इस ट्रायल में नंबर 1 की पोजीशन पे आएगा। अब इधर इस ट्रायल के शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं बचे रहते हैं और फेंगवा जो होता है वो अपने जी जान लगा करके यहाँ प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अब एक लेवल पे आके स्टक हो चुकी थी और वो स्क्रॉल के एक चैप्टर में आकर के फंस जाता है। और ये चैप्टर टाइगर मोमेंट चैप्टर होता है। उसके फर्स्ट लेवल को तो वो मास्टर कर चुका होता है, लेकिन उस चैप्टर के अगले एक्सरसाइज पे कैसा पहुंचा जाए इसे नहीं समझ में आ रहा था। इसीलिए वो अपनी परेशानी लिटिल फेरी को बताता है, लेकिन वो तो खाने में बिजी थी। लिटिल फेरी उससे कहती है कि जो मीट तुम मुझे पेश करते हो ना वो काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें जो भी मदद मुझसे चाहिए ना इसके बदले में तुम्हें मुझे 5 लेग पीसेस खिलाने होंगे। ये सुनकर तो फेंगवा को हार्ट अटैक ही आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ मेरे खांधे के वांदे पड़े हुए हैं और इसे तो लेग पीस ही चाहिए। लिटिल फेरी उसकी हालत देख करके कहती है कि लगता है उससे कुछ ज्यादा ही डिमांड कर लिया है। मुझे नहीं पता था कि इस डिमांड ने तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा कर दिया है कि तुम यहाँ खून की उल्टी कर रहे हो। लेकिन यहाँ बात तो कुछ और ही होती है। लिटिल फेरी जब उसे चेक करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पे फेंगवा ने काफी ज्यादा हार्डकोर प्रैक्टिस की है, जिसके कारण वो एक ही छलांग में इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट फिल्म तक पहुंचना चाहता है। और इतने कम टाइम में इतनी हार्डकोर प्रैक्टिस करना जिससे अचानक से बहुत ज्यादा लेवल इंक्रीज हो जाए, इसी के कारण इसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही थक चुकी है और इस प्रेशर को इसके बॉडी के अंदर की जो मेरिडियंस है वो सह नहीं पा रही हैं। इसीलिए उसके अंदर के मेरिडियंस को सही करने के लिए उसे रेस्ट और मेडिटेशन की जरूरत है। जिसपे फेंगवा उसे बताता है कि अभी मेरे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है क्योंकि कुछ ही दिनों में ट्रायल शुरू होने वाला है और अगर लिटिल फेरी मेरी इसमें मदद करती है तो मैं इस डिफिकल्टी को भी पार कर लूंगा। वो इस पे भी राजी हो जाता है कि वो उसके लिए 5 लेग पीस अब से लाया करेगा, लेकिन कहते हैं ना लालच इंसान को और भी ज्यादा लालची बना देता है, जिसके कारण लिटिल फेरी ने भी अब अपनी डिमांड बढ़ा दी थी और उससे कहती है कि 5 लेग पीसेस अब मेरे लिए ना काफी नहीं है, मुझे अब 20 लेग पीसेस चाहिए। जिसमें फेंगवा से कहता है कि 8 से ज्यादा नहीं दे सकता। लिटिल फेरी उसे कहती है कि 15 लूंगी, जिसपे फेंगवा उसे कहता है कि बस 10 में डील फाइनल करो, अब इससे ज्यादा नहीं। लिटिल फेरी भी अब 10 में मान जाती है और अब उसे टेक्निक बताना शुरू करती है। जैसे ही तुम अपने आप को एक हीलर बना देते हो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर की जो मेरिडियंस है वो इमीडिएटली रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। जिसपे फेंगवा कहता है कि ये तो और भी मुश्किल रास्ता है क्योंकि एक हीलर बनने के लिए उसे फार्माकोपिया यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें सारी दवा बनाने के स्किल्स लिखे होते हैं इसको पूरी तरह से सीखना होगा और अब्सॉर्ब करना होगा। और एक कल्टीवेटर को इसे सीखने में तो सदियां बीत जाती है, मैं एक झटके में इस टैलेंट को कैसे सीखूं। जिसपे लिटिल फेरी उसे कहती है कि टेंशन ना लो, इसका भी इंतजाम मेरे पास है। आगे वो उसके सामने वही फार्माकोपिया वाली बुक पेश कर देती है जिसमें हील होने के सारे पैतरे लिखे होते हैं और कौन सी मेडिसिन कैसे बनाई जाती है इनके बारे में सारी जानकारी होती है। अब उस बुक को तो देख करके यहाँ पे फेंगवा की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है शिवो डिवाइन बॉडी की प्राप्ति होगी। अब लिटिल फेरी जो होती है उसकी वॉर्टेक्स बॉडी को बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस करने में उसकी काफी मदद करती है। साथ ही फेंग के लिए एक और मुसीबत ये है कि 1 महीने के अंदर जूनियर ट्रायल होने वाला है
और इस कंपटीशन में अगर उसने फर्स्ट प्लेस की रैंकिंग नहीं जीती तो उसे और उसकी पूरी फैमिली को उसी की ही फैमिली से खदेड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लगातार प्रैक्टिस करने के दौरान यहाँ पे जो फेंग हुआ की बॉडी होती है वो इंजर्ड हो जाती है। उसकी बॉडी को हील करने के लिए लिटिल फेरी उसे एक फार्माकोपिया देती है। फार्माकोपिया एक ऐसी बुक या ग्रंथि बोल सकते हैं जिसमें किस इंजरी के लिए कौन सा इक्लिजर कैसे बनाया जाता है ये सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। ये एक खोई हुई एंशिएंट बुक होती है जो कि शेन क्लैन से बिलोंग करती थी। फेरी आप आगे उस बुक के बारे में उसे बताती है कि ये किसी भी तरह के इंजरीज को आसानी से हील कर सकती है। बस इस बुक को अपने लॉर्ड को पहचानने के लिए तुम्हें अपने ब्लड से इसे रिफाइन करना होगा। अब आगे फेंग जो होता है वो फेरी के कहे मुताबिक उस ग्रंथि पे अपने खून की कुछ बूंदे डाल देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट नहीं होता। जिस पे फेरी उसे बताती है कि तुम्हारी जो वर्चुअल मार्शल आर्ट्स की बॉडी है वो इस फार्माकोपिया द्वारा नहीं पहचानी जा रही है, क्योंकि लगता है कि तुमने अपनी वर्चुअल वॉर्टेक्स के ओपन करने के बाद इसे एनर्जी देने के लिए तुमने इतनी कड़ी प्रैक्टिस नहीं की है, इसलिए ये बुक तुम्हें नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस बुक के अंदर से बहुत तेज अलग अलग तरंगों वाली ऑरा रिलीज होने लगती है जो चारों तरफ फैल जाती है और फिर यहाँ फेंग की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है। आगे फेंग जो होता है उस ग्रंथि के सभी ज्ञान को अपने अंदर समेट लेता है। हाँ, वो अपने सामने हजारों तरह के इक्लिजर बनाने की विधि देखता है। कौन सा इक्लिजर किस डिजीज में काम आता है उसे हर एक पन्ने में ये डिटेल में इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। यहाँ फेंग को हर तरह के रेयर इक्लिजर्स के बारे में पता चलता है जिसके बारे में उसने पहले कभी सुना ही नहीं था। जिस पे फेरी उसे बताती है कि इस फार्माकोपिया वाली ग्रंथि का इस्तेमाल करके तुम 10,000 से भी ज्यादा इक्लिजर्स बना सकते हो। जितने ज्यादा तुम इक्लिजर्स इकट्ठे करोगे ये जो फार्माकोपिया है उतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और फिर ये तुम्हें किसी भी तरह के पॉइजन से इम्यून करने के साथ साथ किसी भी तरह के मल्टीपल इंजरीज को चुटकी में आसानी से हील कर सकता है। आगे फेंग हुआ कि तो यहाँ लॉटरी लग चुकी थी, वो इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके जल्द से जल्द अपनी इंजरीज को हील करने लगता है। अब इसी दौरान वो टाइम भी आ जाता है जिस दिन जूनियर ट्रायल होने वाला था। सिटी के जो 4 बड़ी बड़ी मेजर फैमिलीज होती हैं उनके एल्डर्स इकट्ठा होते हैं। अब इन मेजर फैमिलीज के जो यंगर मास्टर होते हैं उनके बीच ये जूनियर ट्रायल होने वाला था। इन फैमिलीज में से सबसे ज्यादा घमंडी यांग फैमिली का वो काई होता है जिसकी अलग ही दुश्मनी चल रही होती है फेंग से। यहाँ कंपटीशन में फेंग के लिए ही आया था ताकि उसे अच्छा सबक सिखा सके, इसीलिए वो हु फैमिली के यंग मास्टर से पूछ रहा होता है कि वो नल्ला फेंग अभी तक क्यों नहीं आया। इस पे वो कहता है कि वैसे भी फेंग तो नल्ला ही है, चाहे आए ना आए इस कंपटीशन को तो मैं ही जीतूंगा। जिस पे काई उसे कहता है कि उस फेंग से मेरा पुराना हिसाब किताब लेना बाकी है, आज तो मैं उसे अपनी नाक मेरे सामने रगड़ने पे मजबूर कर दूंगा। इतने में ही जूनियर ट्रायल के शुरू होने के लिए अनाउंसमेंट की जाती है। सबसे पहले एरिना में उतरने वाला यांग काई ही होता है जो कि फेंग फैमिली के फेंग हुआ को चैलेंज करता है। लेकिन फेंग तो यहाँ उस ट्रायल में पहुंचा ही नहीं होता है, वो तो यहाँ उसी इक्लिजर का यूज करके अपनी इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। अब जैसे ही वो इक्लिजर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं, उसकी मेरिडियंस जो होती हैं वो रिपेयर होने लगती हैं और बस थोड़ा ही टाइम बाकी रहता है उसके ब्रेक थ्रू करने में। इसीलिए जो लिटिल फेरी होती है उसे मोटिवेट कर रही होती है कि बस थोड़ा सा पेन और बर्दाश्त कर लो, तुम जल्द ही एक नए लेवल पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो। इधर दूसरी तरफ कंपटीशन के लिए फेंग हुआ को स्टेज पे बुलाने की अनाउंसमेंट हो चुकी होती है, लेकिन जो यांग काई होता है वही इंतजार कर रहा होता है और अब उस अगरबत्ती के जलने तक का ही फेंग के पास वक्त होता है और अगर वो इस अगरबत्ती के जलने से पहले नहीं आया तो उसे इस ट्रायल से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा बिना ही लड़े हुए। वक्त तेजी से यहाँ बीतता ही जा रहा होता है। यहाँ पे आए हुए जितने भी लोग होते हैं सब यहाँ फेंग हुआ के बारे में ही बात करने लगते हैं। वो से अभी भी नल्ला और लूजर कह रहे होते हैं कि चाहे वो लूजर आए चाहे ना आए, इस कंपटीशन का विजेता तो वो कभी नहीं बनेगा। सभी लोग उसी के बारे में यही सोच रहे होते हैं कि वो नल्ला कहीं कोने में जाके दुबक के रो रहा होगा। इधर दूसरी तरफ फेंग हुआ को बस ब्रेक थ्रू करने में कुछ ही सेकंड बाकी होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर से पासा पलटता है। उसका नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू बस 1 सेकंड के टाइम से रह जाता है। अब यहाँ फेंग हुआ की जो फिजिक होती है वो काफी ज्यादा यूनिक होती है, इसलिए इतनी जल्दी तो वो इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। लेकिन वो फिर भी यहाँ पे हार नहीं मानता और फिर से कोशिश करना शुरू कर देता है। इधर दूसरी तरफ वो अगरबत्ती भी आधे से ज्यादा जल चुकी थी। इधर फेंग हुआ का जो कजन होता है वो तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा था क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो उसी की फैमिली का ये कजन है। अब इनका अलग ही प्लान चल रहा होता है। ये लोग तो यही चाहते थे कि फेंग हुआ इस ट्रायल में हार जाए कि उसे फेंग फैमिली के हौज से निकालने में इन्हें ज्यादा दिक्कत ना आए। इधर फेंग हुआ बार बार कोशिश करने के बाद अब बहुत ज्यादा थक चुका होता है और यहाँ अपनी हिम्मत भी खो देता है
क्योंकि उस एक्लिजर का यूज करने के बाद उसकी मेरिडियंस तो अब रिपेयर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। अगर वो कर भी लेता तो उस कंपटीशन में जाने से वो काफी ज्यादा लेट हो जाता। कि तभी सीन चेंज होता है और हमें वापस से ट्रायल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अनाउंसर होता है फेंग फैमिली के फेंग हुआ को इस चैलेंज से डिस्क्वालीफाइड कर देता है, क्योंकि अगरबत्ती पूरी तरह से जल चुकी थी। अब ना आने के कारण इस कंपटीशन से ही उसे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो यांग काई अरीना से बाहर निकल पाता, वहाँ पे एंट्री होती है फेंग हुआ की, जो उस यांग काई का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए अरीना में एंट्री लेता है। अब आगे जो उसका कजन होता है वो फेंग हुआ को देख के कहने लगता है कि तुम ना ही आते तो ही बेटर होता, यहाँ पे हार करके तुम हमारी फैमिली के लिए डबल एम्बैरेसमेंट पैदा करोगे, इससे अच्छा तो तुम यहाँ बिना लड़े ही डिस्क्वालीफाइड हो जाते। अब यहाँ पे फेरी जो होती है वो फेंग से पूछ रही होती है कि अरे तुम तो हार मान चुके थे, तो अचानक से तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम इस ट्रायल में आ चुके हो। जिसपे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे फेंग हुआ पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और फेरी उसे एक अच्छा खासा लेक्चर देके कि लोग तुम्हारे बारे में सही कहते हैं, तुम एकदम नल्ले ही हो। ऐसे जब वो चली जाती है तो ये बेइज्जती यहाँ फेंग हुआ से बर्दाश्त नहीं होती और वो डिसाइड कर लेता है कि चाहे अब यहाँ पे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। और इस बार वो फिर से पूरी ताकत के साथ वहाँ कल्टीवेशन शुरू कर देता है। इसके कारण हम देखते हैं कि अब उसकी बॉडी के अंदर एक अलग तरह की ही एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन ये जो ऑरा होती है वो इतनी ज्यादा तीव्र थी कि आसपास में वो एनर्जी बहुत ही ज्यादा फैल जाती है। आगे यहाँ फेंग हुआ अपने आप से बस एक ही चीज कहता जा रहा था कि बस उसे ब्रेक थ्रू करना है। और कहते हैं ना कि जिस चीज को आप एक बार करने की ठान लेते हो उसे बार बार कहोगे तो वो आखिरकार एक न एक दिन हो ही जाती है। और यहाँ फेंग के साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। उसने अपने आप को यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करवा लिया था। आगे जो अनाउंसर होता है वो फेंग हुआ से कहता है कि भले ही तुम यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन ट्रायल के रूल के हिसाब से उस अगरबत्ती के जलने के बाद तुम यहाँ पे आए हो, इसीलिए तुम्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। जिसमें यांग काई उसे कहता है कि मुझे रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी यहाँ पे आ गया है तो उसे मेरे साथ कम्पीट करने दो, चाहे ये लूजर मुझसे मुकाबला करे या ना करे, रिजल्ट तो वैसे भी सेम ही होगा, मैं ही जीतूंगा। अब आगे फाइट करने की बिहुल बजा दी जाती है। यहाँ पे यांग काई एक और मौका फेंग को देना चाहता था। अपने आप के बारे में बताता है कि वो इंटरमीडिएट लेवल ऑफ मार्शल आर्ट्स में ब्रेक थ्रू कर चुका है और तुम तो अभी मार्शल आर्ट के बहुत ही लो लेवल पे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खामोखाही यहाँ पे मौत हो जाए, इसीलिए मैं जरा तुम पे रहम कर देता हूँ। अगर तुम मेरे सामने यहाँ पे 3 बार अपनी नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांग लो मेरे कदमों में, तो हो सकता है कि मैं तुम्हारी यहाँ जान बख्श दूं। जिसपे फेंग उससे कहता है कि बकवास करना बंद करो, अपने मुंह से नहीं अपने एक्शन से यहाँ पे फाइट करो। अब ये सुनते ही उस यांग काई को लगती है तेज मिर्ची और वो तेजी से अपने मुक्के से अटैक करता है यहाँ फेंग पे, लेकिन फेंग ने उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लिया होता है और उसे एक जोरदार पंच लगाता है, जिसे वो फेंग काई पीछे हट जाता है। अब ये देखकर तो सभी सरप्राइज रह जाते हैं कि आखिर फेंग को ये हुआ क्या है। उसके एक ही पंच में यांग काई जो इतना उछल रहा था वो तो एकदम पीछे चला गया। अब सभी यही सोच रहे होते हैं कि जरूर ये यांग काई बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस पूरी सिटी का सबसे नल्ला लड़का इतना ज्यादा पावरफुल बन जाए कि वो यांग काई को मात दे दे। अब यांग काई ने उसे अंडरएस्टिमेट कर लिया होता है। ये जान करके वो वापस से यहाँ पे फेंग पे अटैक करता है अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन फेंग उसके हर एक अटैक को आसानी से डॉज करता जा रहा था। इस बात पे और भी ज्यादा वो यांग काई तंतना जाता है और ये कहते हुए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस लूजर से मैं यहाँ पे हार जाऊं, और अब अपने वो सबसे ज्यादा पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है, जो कि यांग फैमिली की ही एक बॉक्सिंग टेक्निक होती है और ये उनकी फैमिली की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव होती है। उसकी इस मूव को देख करके जो फेंग के दुश्मन होते हैं वो यही सोच रहे होते हैं कि अब तो यहाँ फेंग गया काम से, क्योंकि वो इस पंच का मुकाबला तो अपने सपने में भी नहीं कर सकता। लेकिन फेंग जो होता है वो इस पंच का मुकाबला करने के लिए अपना वज्रा फिस्ट इस्तेमाल करता है। दोनों की पंचेस आपस में टकराती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ जो फेंग हुआ का जो वज्रा फिस्ट था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसके एक ही मूव से वो जो यांग काई होता है वो धराशायी हो जाता है। ये वज्रा फिस्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस यांग काई के तो हाथ ही टूट जाते हैं। देख करके उसका फादर जो यांग फैमिली का एल्डर होता है वो तो तंतना जाता है और बस यही कह रहा होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है कि मेरा बेटा इस जैसे नल्ले से हार जाए, वो भी एक ही मूव में। इस पे हु फैमिली का एल्डर कहता है कि इस लड़के ने एक इंटरमीडिएट लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया है, तो मतलब यही है कि ये भी अपनी इंटरमीडिएट लेवल के मार्शल आर्ट को ब्रेक थ्रू कर चुका है।
अब आगे उस जूनियर ट्रायल के फर्स्ट राउंड में विजेता फेंग को घोषित किया जाता है। अब आगे देखेंगे कि अगले राउंड में फेंग का मुकाबला करने के लिए अब कौन उतरता है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि फेंग ने उस यांग काई को तो बुरी तरीके से मात दे दिया होता है और अगली पारी दूसरे ओपोनेंट की होती है। अब उसकी उंगली इशारा कर रही होती है नए ओपोनेंट को ढूंढने के लिए। यहाँ पे जो उसका कजन ब्रदर होता है, 1 सेकंड के लिए तो उसकी खटिया ही खड़ी हो जाती है। तो लग रहा होता है कि अगर इसने मुझे अभी यहाँ चूज कर लिया तो मेरा काम यही तमाम हो जाएगा। लेकिन फेंग ने उसे ये कहते हुए छोड़ दिया होता है कि वो कमजोरी पे हाथ नहीं उठाता, क्योंकि उसका अगला ओपोनेंट हु फैमिली का ही यंग मास्टर हुकू है। अब अजीब से नाम वाले बंदे को वो अरीना में इनवाइट करता है। उसका नाम सुनते ही यहाँ पे उस कंपटीशन में मौजूद सभी लोग बस आपस में यही बातें करने लगते हैं कि लगता है कि ये जो फेंग हाओ है वो पूरी तरह से अब पागल हो चुका है, जिसने अपनी मौत को बुलाने के लिए हुको को इनवाइट किया है। आगे हुको अपने फादर के इशारा मिलते ही अरीना में एंट्री मारता है और यहाँ पे फेंग हाओ से यही कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, चाहे अपनी जितनी भी कोशिश कर लो। डिलवेरी भी यहाँ पे फेंग को वार्निंग दे रही होती है कि ये एक हाई लेवल का कल्टीवेटर है, ये सच कह रहा है, तुम इसे बीट नहीं कर पाओगे। लेकिन थोड़ी सी मिली ताकत ने यहाँ पे फेंग हुआ को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया होता है कि वो फेरी को शांत रहने को कहता है। अब आगे जो हुकू होता है वो फेंग हुआ के सामने एक अजीब सी शर्त रखता है जीतने की। उससे कहता है कि अगर मैं इस कंपटीशन में जीत गया तो तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए तुम्हें इतना ज्यादा वाइन पीना पड़ेगा कि वाइन पीते पीते ही तुम्हारी जान चली जाए। आगे रेफरी वहाँ पे आता है और उन दोनों को फाइट करने के रूल्स के बारे में बताता है कि इस फाइट को अगले 4 क्वार्टर में बांटा गया है और हर एक क्वार्टर की फाइट 1 घंटे के लिए लड़ी जाएगी। लेकिन यहाँ फेंग जो होता है वो इस रूल को मानने से इनकार कर देता है और रेफरी से कहता है कि वो यहाँ क्वार्टर्स में फाइट नहीं करना चाहता। तब तक हम दोनों में से कोई हार न जाए, ये कंपटीशन जारी रहेगा। अब यहाँ फेंग हुआ की इस बात ने सभी को और भी ज्यादा हैरान कर दिया होता है और सभी उसे एरोगेंट कह रहे होते हैं। ये बंदा तो अपने मार्शल आर्ट के 3rd इनिशियल लेवल पे है और यहाँ पे इतनी बाकायदी कर रहा है कि वो उन 4 राउंड्स को लगातार लड़ लेगा। तो ये तो इसके एरोगेंट की हद हो गई। अब आगे इन दोनों कॉम्पिटिटर्स के बीच यहाँ पे फाइट बिगिन होता है। पहले तो ये दोनों कॉम्पिटिटर्स मिनटों तक एक दूसरे को ऐसे ही घूरते रहते हैं जैसे घूरने से ही वे एक दूसरे को कच्चा खा जाएंगे। लेकिन जब दोनों ही एक साथ अपने मार्शल फाइट से एक दूसरे पे अटैक करते हैं तो इनके अटैक्स टकराते ही नलीफाई हो जाते हैं। अब आगे इन दोनों के बीच ही मार्शल फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फेंग हुआ का ही परला भारी लग रहा था। वो अपने कई सारे लगातार पंचेस से फेंग हाओ पे लगातार अटैक्स किए जा रहा था। इस फाइट की इंटेंसिटी जो होती है फेंग हाओ से बर्दाश्त नहीं होती है और वो पीछे खसक जाता है। यहाँ पे वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। देख करके हुकू जो होता है वो फिर फेंग की बेइज्जती करने लगता है, उसे ये कहते हुए कि मैंने तो सोचा था कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो तुम में जरूर कुछ न कुछ काबिलियत होगी, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में सही ही कहते हैं, तुम तो बेकार किस्म के नल्ले हो और मेरी मानो तो तुम इससे भी बेकार हो, किसी ट्रैश से कम नहीं हो। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि मुझसे फाइट करने के लिए वर्थ इट हो और तुमसे यहाँ पे फाइट करना मेरे लिए किसी बहुत बड़ी बेइज्जती से कम नहीं है। जिस पे फेंग उससे कहता है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ और क्या नहीं डिजर्व करता ये डिसाइड करने वाले तुम नहीं हो। और इतना कहती ही वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और फिर अपने पंचेस से उस पे बौछार कर देता है और अब पीछे खिसकने की बारी उस हुकू की होती है। लेकिन अब फेंग हाओ इतने में ही नहीं रुकता, वो हुकू पे अपने मार्शल आर्ट से लगातार फाइट करता ही जा रहा था। वो उसे इतने घूसों और लातों से पीट रहा होता है कि उसका बेचारा बाप भी देख करके परेशान था, उसका बेटा यूं मार खा रहा है। लेकिन अब एक टाइम पे ऐसा आता है कि आखिरकार हुको ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया था। वो यहाँ फेंग हाओ के पंचेस को रोकने लगता है, लेकिन तभी फेंग जो होता है वो अपनी उसी टेक्निक को एक्टिवेट करता है जो कि कुछ दिन पहले ही फेरी ने उसे सिखाई थी। इस टेक्निक की मदद से वो अपने टाइगर स्पिरिट को समन करता है और उस टाइगर की पंजों की शक्ति के साथ उस हुको पे ऐसा अटैक करता है कि हमें वहाँ पे सिर्फ धुआं ही दिखता है। जैसे ही वो धूल छटती है सब देख करके सरप्राइज रह जाते हैं कि इस अटैक का उस हुको पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने अराउंड एक स्पिरिचुअल आर्मर पहन रखा था। अब इस आर्मर ने उसे बचा लिया होता है और अब इन दोनों की फाइट एक लेवल अप जाती है। ये दोनों अब अपने स्पिरिचुअल स्पिरिट से फाइट करना शुरू करते हैं। पहला अटैक यहाँ पर हुकू करता है। यहाँ फेंग इस अटैक के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो इस अटैक से मात खा जाता है और नीचे गिर जाता है। अब की बार वो कुछ ज्यादा ही हर्ट हो चुका था। अब यहाँ पे फेंग हाओ इसलिए हर्ट हुआ था क्योंकि हु फैमिली की
एक खास तरह के बॉडी प्रोटेक्टिंग टेक्निक होती है और इस हुको ने यहाँ फेंग पे इसी प्रोटेक्टिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल किया था। और ये एक एक्सट्रीमली थर्ड लेवल पे पहुंचने वाले कल्टीवेटर ही इस प्रोटेक्टिंग शील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फेंग औंधा पड़ा होता है। ये देख करके जो हुको का फादर होता है वो अपने बेटे का बखान करने लगते हैं और फेंग के लिए कहने लगते हैं कि आखिर कुत्ते तो कुत्ते ही होते हैं जो सिर्फ भौंकना जानते हैं, और आज मेरे बेटे ने इस कुत्ते को शांत करा के साबित कर दिया कि वो यहाँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल का कैंडिडेट है और इस जूनियर ट्रायल को जीतने के काबिल भी सिर्फ वही है। अब आगे बेचारा फेंग तो बुरी तरीके से मात खा चुका था। उसकी आंखें खुलते नहीं खुल पा रही थी। अभी उसके सामने लिटिल फेरी आती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि तुम डेफिनेटली यहाँ पे हार जाओगे, लेकिन तुमने तो मेरी इतनी भी नहीं सुनी। बहुत कम पावर के बलबूते पर तुम जा भिड़े इस हुको से। अब यहाँ पे जो फेंग होता है वो लिटिल फेरी को सीनियर कहते हुए अपनी मदद करने के लिए गुहार लगाता है। लिटिल फेरी पहले तो उसे मुंह चिढ़ाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, अब तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, और वैसे भी अभी लिटिल फेरी का रेस्ट करने का टाइम है, इसलिए तुम मुझे डिस्टर्ब ना ही करो तो अच्छा है। यहाँ पे फेंग हाओ उसे बहुत ही ज्यादा मस्का लगाने लगता है। अब यहाँ पे फेरी को चिकन लॉलीपॉप्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए फेंग हुआ इन्हीं का लालच देते हुए उसे कहता है कि रिश्वत के तौर पे अब की बात से मैं तुम्हें हर रोज 10 चिकन लॉलीपॉप्स दिया करूंगा। अब 10 का नाम सुनते ही यहाँ लिटिल फेरी के मुंह से तो राल टपकने लगती है और वो तुरंत ही उसकी मदद करने को मान जाती है, लेकिन उसे वार्निंग भी देती है कि ये मैं तुम्हारी आखिरी बार मदद कर रही हूँ। अब उसे क्या पता कि फेंग जो है उससे बार बार यही काम करवाएगा, क्योंकि वो जान चुका है कि लिटिल फेरी की कमजोरी चिकन लॉलीपॉप है। अब आगे जो फेरी होती है अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में वापस आ जाती है और वो फेंग हुआ की बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है, जिसके कारण अब फेंग हुआ वहाँ पे हुको के सामने उठ खड़ा होता है। ये देख के हुको उसे कहने लगता है कि शाबाश, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं समझा था, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हें काफी ज्यादा मोटिवेशन है जो अब तक तुमने गिव अप नहीं किया है। तो चलो देखते हैं कि तुम अपने सारे ट्रिक्स को आज मुझ पे आजमा लो, तब पर भी तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। जिस पे फेंग हाओ नहीं बल्कि अब उसके अंदर की लिटिल फेरी उससे कहती है कि अरे बेवकूफ, अगर मैंने अपने सारे ट्रिक्स तुम पर आजमा दिए तो तुम्हारा नामो निशान ही उस दुनिया से मिट जाएगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, इसीलिए केवल 1% ही तुम पर यूज करूंगी, मतलब कि करूंगा। अब आगे फेंग हाओ की एक चुटकी बजाते ही वहाँ पे एक धाकड़ सा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। अब इस फॉर्मेशन की जो ऑरा होती है वो इतनी दूर तक फैल रही होती है, ये देख करके सभी सरप्राइज रह जाते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ भौचक का फेंग फैमिली का ही एल्डर होता है, जो कि ये देख करके हैरान रह जाता है कि आखिर फेंग हाओ ने इस पावरफुल टेक्निक को सीखा कहाँ से है। अब आगे फेंग ने फॉर्मेशन की पावर का यूज करते ही पूरी ताकत के साथ उस हुको पे अटैक किया होता है, लेकिन हुको ने इस अटैक को डिफेंस करने के लिए अपने खानदानी बॉडी शील्ड का यूज कर लिया था, लेकिन उसकी ये खानदान की शील्ड अब की बार नहीं चलती और उस आर्मर के पहनने के बावजूद भी उसकी बॉडी पर लगातार कट्स लग रहे होते हैं। 10-15 कट्स लगते ही वो बेसुध होकर के जमीन पे औंधा गिर जाता है। उसके गिरते ही यहाँ पे सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। फेंग फैमिली का जो एल्डर है वो सोच में पड़ जाता है कि 1 महीने पहले ये तो एकदम नाकारा और निकम्मा था, इसने तो अपने मार्शल आर्ट के लोवेस्ट लेवल को भी अब तक अवेकन नहीं किया था, और आज इसने ये कर दिखाया है जो कि बड़े बड़े कल्टीवेटर भी नहीं कर सकते। इसने अपने से 10 गुना ज्यादा हाईएस्ट लेवल पे बंदे को हरा दिया है। अब ये देख करके फेंग फैमिली के एल्डर में यहाँ थोड़ी बहुत इज्जत फेंग हाओ के लिए बढ़ जाती है। आगे जो फेंग हाओ होता है वो यहाँ पे अपने कजन को ये कहते हुए कि अब मैं इन दोनों को हरा चुका हूँ और अब रूल्स के हिसाब से तुम्हारी बारी है, लेकिन तुम्हें ये कह के जाने देता हूँ कि मैं कमजोरी पे हाथ नहीं उठाता। यहाँ फेंग ने तो अपने सबसे बड़े ओपोनेंट हुको को हरा दिया होता है, इसलिए वहाँ पे अरीना में सभी लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं, लेकिन हुको से यहाँ फेंग हाओ की पॉपुलैरिटी बर्दाश्त नहीं होती और वो अपनी बेइज्जती सह नहीं सक रहा था, इसीलिए वो फेंग हाओ पे पीछे से अटैक करने की साजिश करता है। अब यहाँ पे अरीना में इस तरह का स्नीक अटैक करना वर्जित होता है, लेकिन फिर भी उस हुको ने एक नीडल से यहाँ पे फेंग हाओ पे अटैक किया होता है। वो नीडल पॉइजनस होता है, लेकिन फेंग हाओ ने उस नीडल वाले अटैक को अपने मात्र हाथों से पकड़ लिया होता है और उस नीडल को उसी ही की तरफ फेंकता है, जिसके कारण वो नीडल सीधा उसके आंख में जा लगती है और वो हो जाता है अंधा। अब ये तो उसके बाप से देखा नहीं जाता कि किसी ने उसके बेटे को डिसेबल कर दिया है। वो तुरंत ही फेंग हाओ पे अटैक करने के लिए पीछे से आता है, लेकिन इस अटैक को फेंग फैमिली का जो एल्डर होता है वो डॉज कर लेते हैं।
और यहाँ पे सभी के सामने वो पहली बार फेंग हाओ का साइड लेते हुए कहते हैं कि सभी ने अपनी आंखों से देखा है कि इस कंपटीशन में फेंग हाओ ने ही जीता है और तुम्हारे बेटे ने यहाँ पे स्नीक अटैक करने की कोशिश की, इसीलिए फेंग हाओ ने उसका जवाब दिया है। उसका बाव तो यहाँ उबलते पानी की तरह खौल रहा होता है और वो बस एक ही जिद मचा बैठता है कि उसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसीलिए मैं इस फेंग हाओ को भी जान से मार डालूंगा। फेंग हाओ भी अपनी सफाई में यही बात कहता है कि स्नेक अटैक करना बहुत बड़ा फॉरबिडन काम है और जो कुछ भी मैंने किया है अपने आप को बचाने के लिए किया है। यहाँ पे अरीना में जो लोग मौजूद होते हैं वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि अगर कोई कंपटीशन में हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता तो उसे तो ये कंपटीशन में आना ही नहीं चाहिए था। अब आगे एल्डर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये मात्र एक छोटा सा ट्रायल है, इसमें तुम्हारे बेटे ने हारा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए अगर तुम यहाँ पे अपना टेम्पर लूज करते हो तो ये तुम्हारी हु फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन वो जो हु फैमिली का एल्डर होता है वो गुस्से से फुफकारते हुए वहाँ से चला जाता है। मानो ये डिसाइड उसने कर लिया है कि वो एक न एक दिन इस फेंग हाओ से बदला लेकर के ही रहेगा। अब आगे कंपटीशन का ये राउंड खत्म होता है और इसमें विजेता फेंग हाओ को घोषित किया जाता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अब आगे इंस्ट्रक्टर जो होता है वो ये अनाउंस करता है कि अब कोई और है जो फेंग हाओ को चैलेंज करना चाहता है। मानो फेंग हाओ से अब कोई भी कम्पीट नहीं करना चाहता क्योंकि सब उसके जलवे को देख चुके होते हैं। ये देखकर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो उस जूनियर ट्रायल कंपटीशन का विजेता फेंग हाओ को घोषित करता है। फेंग हाओ के लिए अब वहाँ जश्न मनाया जाता है, लेकिन जो लिटिल फेरी होती है वो उससे कहती है कि अपने वादे के मुताबिक मुझे वो सारी लॉलीपॉप सौंप दो जो तुमने देने का वादा किया था। अब आगे इनकी इसी तरह की नोक-झोंक तो जारी रहेगी, लेकिन इस खुशखबरी को सबसे पहले फेंग हाओ जो होता है वो अपनी माँ को जाकर के बताता है, क्योंकि अब उन्हें इस फेंग फैमिली के हाउस से निकाला नहीं जाएगा। साथ ही फेंग हाओ अपनी मदर को कंसोल करते हुए कहता है कि आप चिंता ना करें, फादर को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब फार्माकोपिया नामक ऐसी बुक हाथ लगी है जिसके जरिए मैं किसी भी इंजर्ड पर्सन को हील कर सकता हूँ। उसमें 1000 तरह की विधियां लिखी हैं कि कैसे एक लिजर्स को बनाया जा सकता है। साथ ही हमें यहाँ एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि फेंग हाओ ने अपनी फेंग फैमिली के लिए जो अब स्टेटस गेन किया था, इससे खुश होकर के जो फेंग हाओ के एल्डर होते हैं उन्होंने फेंग हाओ को ये भी वादा दिया होता है कि अगर तुम आगे इसी तरह से तरक्की करते रहे तो एक न एक दिन तुम हमारी इस फेंग फैमिली के अगले लीडर बन पाओगे, मेरी जगह ले सकते हो। साथ ही अपने फादर को ठीक करने के लिए तुम्हें मेडिसिन हॉल से जितने भी एक्लिजर्स चाहिए तुम बिना किसी परमिशन के उन्हें ले सकते हो। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम उसी हु फैमिली के एल्डर को देखते हैं जिससे अपने बेटे की ये हालत बर्दाश्त नहीं होती। उससे एक बंदा आकर के पूछता है कि आखिर तुम्हारे बेटे की ये हालत किसने की है, इस तरह से तुम्हारे बेटे को अपंग बना दिया है और तुम यहाँ पे हाथ धरे क्यों बैठे हो, तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए क्योंकि उस फेंग हाओ ने मेरे बेटे को भी अपंग बना दिया है, उसने तो एक हाथ ही उखाड़ दिया है। जिस पे हु फैमिली का एल्डर उससे कहता है कि अब इतनी भी जल्दी क्या है, मैंने सारा कुछ प्लान कर लिया है कि उस फेंग हाओ से कैसे बदला लेना है। तभी वहाँ पे हमें एक इविल ऑरा दिखाई जाती है और उसमें से एक मिस्टीरियस मैन की एंट्री होती है। इसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक मास्क लगाया होता है। वो मिस्टीरियस मैन शैडो डेमन कल्ट का एक जासूस है, क्योंकि आते ही हुको के अंदर से वो जो पॉइजनस नीडल का जहर होता है उसे खींचने लगता है। बाकी ये दोनों एल्डर्स जो होते हैं उसी शैडो डेमन कल्ट के ही मेंबर होते हैं, इसीलिए वो उस जासूस से मदद मांगते हैं ताकि वो फेंग हाओ से बदला ले सके। वे जासूस उनसे कहता है कि अभी सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि फेंग हाओ पहले की तरह एक नाकारा नहीं रहा, जीनियस हो चुका है और आने वाले कुछ सालों में अगर वो अपनी कल्टीवेशन लेवल इसी तरह से इंक्रीज करता रहा तो हमें लगता है कि वो उस पूरे यूलांग सिटी को ही डोमिनेट करेगा। फिर तो तुम दोनों ही फैमिलीज को इस यूलांग सिटी से खदेड़ दिया जाएगा। यहाँ पे वो जासूस फेंग हाओ के प्रति उनके गुस्से को और भी ज्यादा भड़काने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ सीन चेंज होता है और हम फेंग हाओ को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पे उसे अपनी बॉडी में ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे कि मार्शल आर्ट्स के हाई लेवल पे वो पहुंच चुका है, लेकिन जब वो इसे आजमाने के लिए कल्टीवेट करता है तो वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। अब इसकी वजह वो नहीं समझ पाता कि तभी लिटिल फेरी वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे साथ यही होना चाहिए क्योंकि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, मुझे 20 लॉलीपॉप देने का जो वादा किया है उसे नहीं निभाया, इसलिए गॉड तुम्हें सजा दे रहे हैं।
अब यहाँ फेंग हाओ तो ये चिंता सता रही होती है कि उसने तो किसी और से एक और वादा जो किया है, वो वादा उसने सिनार से किया होता है, क्योंकि सिनार एक जीनियस होती है, इसलिए अपने हायर लेवल की कल्टीवेशन के लिए उसे जीयू एकेडमी में जाना होता है। लेकिन उसे फेंग हुआ को छोड़ के जाने का मन नहीं करता। इस पे फेंग हुआ उसे समझाता है कि वो कड़ी मेहनत करेगा और कुछ सालों के बाद वो भी उस एकेडमी को ज्वाइन कर लेगा। अब ये सुनते ही सिनार उसके प्रॉमिस को याद दिलाने के लिए उसे एक सिल्वर लॉक देती है। अब आगे जैसे ही फेंग हुआ अपने ख्यालों से बाहर आता है, उसे एक अनजानी सी आवाज यहाँ पे वार्निंग देती है कि इस पैराडाइज वैली में वो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है, इसलिए उसे अभी के अभी घर पहुँचना चाहिए। जैसे वो इस वार्निंग को सुनते ही घर पहुँचने की राह पकड़ता है, फिर हम देखते हैं कि कोई अनजानी सी जगह पे अटैक किया जाता है। ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक मशहूर डेड मैन होता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। यहाँ फेंग हुआ उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे मारना क्यों चाहते हो, जिस पे डेड मैन उसे कहता है कि मरने वाले बंदे को ये जानने से आखिर क्या फायदा होगा। आगे लिटिल फेरी फेंग हुआ को बताती है कि ये वुयान से पॉजेस किया हुआ है और एक वॉरियर लेवल का कल्टीवेटर है, तो इसका सामना नहीं कर पाओगे, जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। यहाँ फेंग हुआ उसे बचने के लिए दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन वो जो डेड मैन होता है सामने से इसका रास्ता रोक लेता है और अपने एक जोरदार पंच से उस पे ऐसा अटैक करता है कि फेंग हुआ दूर गिर जाता है। अब इस अटैक से फेंग हाओ समझ जाता है कि हम दोनों के बीच कल्टीवेशन लेवल का डिफरेंस काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बंदा मुझ पे भारी पड़ सकता है, लेकिन ये इतना ज्यादा फास्ट है कि इससे मैं बच के दूर भी नहीं भाग सकता। अब यहाँ फेंग ये सोच ही रहा होता है कि इसका सामना यहाँ पे कैसे किया जाए कि तभी वो जो डेड मैन होता है वो एक बार और यहाँ फेंग पे अटैक करता है। अब आगे फेंग हाओ उसका सामना करने के लिए अपनी उसी शिवू डिवाइन बॉडी का यूज करता है, जो कि एक टाइगर की स्पिरिट होती है, लेकिन जो डेड मैन होता है वो उसकी स्पिरिट को एक पंच में ही घायल कर देता है। फेंग हुआ उस पर अटैक करने के लिए एक बड़े से पत्थर को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उस डेड मैन की तलवार के एक धार से ही उस पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। वह उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। इस पर डेड मैन उससे कहता है कि चाहे जिसने भी भेजा हो, आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। तभी चौंकाने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे फेंग को जो चेतावनी वाली आवाज सुनाई दी थी एक्चुअल में उस साइक्लोन की होती है, जो कि तेजी से पैराडाइज वैली की तरफ बढ़ रही होती है। वही साइक्लोन को देखते हैं जो कि अब इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। देखते ही डेड मैन फेंग से कहता है कि लगता है कि गॉड भी यही चाहते हैं कि आज तुम मेरे ही हाथों से मरे, क्योंकि तुम्हारे सामने एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ वो साइक्लोन है, तो आखिर तुम मुझसे बच करके जाओगे कहाँ। जिस पे फेंग ये कहते हैं कि जब गॉड की यही मर्जी है तो मैं गॉड के फैसले को ही चैलेंज करता हूँ, और इतना कहते ही वो उस साइक्लोन की तरफ ही तेजी से दौड़ने लगता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस एसेसियन डेड मैन को भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि हु फैमिली का ही एल्डर होता है, जिसने अपने बेटे का बदला लेने के लिए उस डेड मैन को अच्छी खासी रकम दी होती है ताकि वो फेंग हुआ को जान से मार डाले। डेड मैन ने जैसे उसे खबर दी होती है कि फेंग हाओ अब मर चुका है, वो उसे कॉन्ट्रैक्ट की रकम दे देता है। अब आगे ये सोच करके वो हंसने लगता है कि अपने बेटे का बदला उसने ले लिया कि तभी वो शैडो डेमन कल्ट वाला जासूस वहाँ पे आ जाता है और उसे फिर भड़काने की कोशिश करता है कि जब फेंग हाओ मर चुका है तो अभी ही सही मौका है, तुम्हें फेंग फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए और इस सिटी पे अपना कब्जा जमाना चाहिए। जिस पे हु फैमिली का एल्डर कहता है कि फेंग फैमिली का वो जो बुढ़ा एल्डर है उसकी कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा मुझसे हाई है और उसका मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। जिस पे जासूस उससे कहता है कि आखिर तुम किस चीज से डरते हो जब मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग हाओ को देखते हैं, क्योंकि उस साइक्लोन में यहाँ पे कूदने के बाद अनकॉन्शियस हो जाता है। यही देख करके उस डेड मैन को लगा था कि फेंग हाओ मर चुका है। वहाँ पे फेरी उसे बहुत ज्यादा उठाने की कोशिश करती है। जब वो उसमें नाकाम रहती है तो वो एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे जड़ देती है, जिससे फेंग हाओ को अब होश आता है और वो पूछने लगता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। फेरी उसे बताती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही जज्बाती फैसला ले लिया और उस साइक्लोन में कूद पड़े, लेकिन गनीमत मनाओ कि तुम्हारे पास वो फार्माकोपिया थी, इसके वजह से तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने से बच गए, वरना तुम्हारी मौत यहाँ कब की हो चुकी होती। तभी जमीन फिर से हिलने लगता है और एक बहुत बड़ा खतरा अब इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। जैसा कि फेंग हाओ को यहाँ वार्निंग दी गई थी कि इस पैराडाइज वैली में बहुत सारे खतरनाक बीस्ट घूमते हैं, और तभी ही उनमें से एक बीस्ट का यहाँ सामना फेंग हाओ से हो जाता है, जो कि एक डेमन बेयर होता है। डेमन बेयर यहाँ पे अचानक से फेंग हाओ पे हमले करना शुरू कर देता है
अब यहाँ पे इन दोनों के बीच जबरदस्ती फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ जो फेंग हाओ होता है डेमन बेयर का मुकाबला नहीं कर पा रहा था और उसे कई ज्यादा इंजरीज लग रही होती हैं। अपनी इंजरीज को देख करके यहाँ फेंग हाओ कहने लगता है चोट पे चोट मुझे लग रही है। तो फिर उसे कहती है कि ये तो होना ही था, अपनी सारी एनर्जी तुमने उस मेन इन ब्लैक से लड़ने में लगा दी जो कि एक वॉरियर लेवल का कल्टिवेटर था। अभी तुम्हारा सामना इस पैराडाइज वैली में एक डेमन बेयर से हो गया है जो कि उस डेड मैन से भी ज्यादा हायर लेवल का है। आगे वो डेमन बेयर जैसे ही फेंग हाओ को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, उसके पैरों के प्रेशर से आसपास की धरती वहां हिलने लगती है। इधर दूसरी तरफ फेंग हाओ के घर में उसकी मदर जो होती हैं उसके लिए परेशान थी, लेकिन उन्हें अपने बेटे पे पूरा भरोसा है कि चाहे किस तरह की भी सिचुएशन आ जाए, फेंग हाओ एक दृढ़ निश्चय वाला लड़का है। अगर किसी बात को ठान लेता है तो चाहे कुछ भी हो जाए उसका सामना करके रहता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। फेंग हाओ ने यहाँ पे ठान लिया होता है कि मैं तो यहाँ इस कंडीशन में नहीं मरूंगा, चाहे ये डेमन बेयर कितना ही हायर लेवल पे क्यों ना हो, इसका तो किसी भी हाल में मैं सामना करके ही रहूंगा। अब जैसे ही वो डेमन बेयर यहाँ एक जानलेवा अटैक फेंग हाओ पे करता है, हम देखते हैं कि फेंग हाओ उसके अटैक को रोक लेता है और ऐसा करते ही यहाँ लिटिल फेरी को ये समझ में आ जाता है कि फेंग हाओ सिर्फ इस तरह के भयानक सिचुएशन में ही ब्रेक थ्रू कर सकता है जहाँ पे उसकी लाइफ को एक बहुत बड़ा रिस्क हो। फेंग हाओ बस उन्हीं पलों को याद करते हुए ये डिसाइड कर लेता है किस तरह से उसकी माँ उसके लिए परेशान हो रही होंगी, उसके फादर भी उसके लिए वेट कर रहे होंगे क्योंकि उन्हें ठीक जो करना है। साथ ही किसी को मिलने के लिए उसने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस किया है और अपने इस कमिटमेंट को उसे यहाँ पूरा करना है, इसीलिए वो यहाँ पे हार नहीं मान सकता। अब आगे फेंग हाओ ने यहाँ जो ब्रेक थ्रू कर दिया होता है, इसके वजह से वो उस डेमन बेयर के सारे पंचेस को आसानी से डॉज कर लेता है और उस भालू को इतने अनगिनत पंचेस मारता है कि उसकी यहाँ पे हालत खराब हो जाती है और लास्टली एक पावरफुल पंच के साथ वो इस तरह से उस बेयर को दे मारता है, वो जो डेमन बेयर होता है वो जमीन के अंदर धंस जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि फेंग हाओ ने उस डेमन बेयर को बांध रखा है, उसी की ही स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। अब आगे लिटिल फेरी उसे वहां से चलने को कहती है। फेंग हाओ उसे कहता है कि जब तक वो वॉरियर लेवल पे ब्रेक थ्रू नहीं करेगा वो इस वैली को छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसे नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए अपने आप को लाइफ एंड डेथ कंडीशन में डालना होगा, क्योंकि इसी तरह की भयानक कंडीशन में ही वो नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। जिस पे फेरी उसे कहती है कि तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये पैराडाइज वैली में इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स है, एक पल भी यहाँ पे रुके ये तुम्हारी मौत के बराबर होगी। इस पे फेंग उसे कहता है कि इसी खतरे की वजह से ही वो इस वैली में थोड़ी देर तक रुकना चाहता है ताकि वो अपने लिमिट्स को यहाँ पे समझ सके। जिस पे फेरी उसे कहती है कि चलो जब तुम इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर ही देती हूँ। आज मैं तुम्हें जुआन लेवल का एक मार्शल आर्ट्स का सेट सिखाऊंगी और अगर तुम इसे अच्छे से सीख लेते हो तो तुम्हारे सामने चाहे ये छोटा भालू आए चाहे वो बड़ा भालू आए, सभी को तुम अपने उंगलियों से नचा सकते हो। अब आगे वो एक स्क्रॉल उसे देती है जिसमें उसी थंडर फिस्ट की टेक्निक लिखी होती है। अब फेरी जो होती है अपनी मैजिकल पावर से उस स्क्रॉल में लिखी गई थंडर फिस्ट की सारी स्किल्स टेक्निक को फेंग हाओ के बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। अब यहाँ फेंग हाओ जो होता है उस थंडर फिस्ट की ताकत को सबसे पहले उसी बेयर पे ही आजमाता है, लेकिन उसका निशाना यहाँ पे चूक जाता है और उस भालू के पीछे जो पेड़ होता है उसमें जा लगता है, लेकिन वो पेड़ भी 2 टुकड़ों में कट जाता है और कटा हुआ पार्ट सीधा उस बेयर के सर पे ही गिरता है। वो बेयर सोचने लगता है कि भले ही इस बंदे का निशाना खराब हो लेकिन ये कुछ भी अटैक कर रहा है मुझ पे ही भारी पड़ रहा है, बेहतर यही होगा कि अगला अटैक करने से पहले मैं यहाँ से 9-11 हो जाऊं। वो बेयर जो होता है वही अपनी बंधी हुई कंडीशन में वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी बार जब यहाँ पे फेंग हाओ निशाना लगाता है तो सीधा उस बेयर के पिछवाड़े में ही जा लगता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और उस बेयर का काम तमाम हो जाता है। लिटिल फेरी उसे कहती है कि इस जैसे मॉन्स्टर्स का मीट आम लोगों के लिए काफी ज्यादा टॉक्सिन हो सकता है, उसे खाते ही मौत भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग जिनके पास वर्चुअल मार्शल कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो अगर इन मॉन्स्टर्स के मीट को खाते हैं तो उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो कई ज्यादा गुना बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता था कि इस एंशिएंट जमाने वाले तरीके को तुम जानते हो, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसके मीट को खा रहे हो। जिस पे फेंग हाओ से कहता है कि तुम्हें ये किसने बताया कि मुझे ये पता था, तुम्हें क्या लगता है कि इस जंगल बीहड़ में हमें कुछ खाने को मिलेगा, इसलिए यहाँ भूखे मरने से अच्छा ही है कि मैं इस मीट को खा लूं। उस मीट को खाते ही फेंग हाओ के ब्लड में उसे बहुत ज्यादा हीट महसूस होने लगता है। अब इस बात को जानने के लिए कि उसकी बॉडी में आखिर कौन से चेंजेस आ रहे हैं, लिटिल फेरी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आते ही फेंग हाओ के अंदर चली जाती है। अब यहाँ सीन वापस से चेंज होता है और हमें हू फैमिली के एल्डर को दिखाया जाता है। इस
जिसे उस जासूस ने फेंग हाओ की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक खास तरह की चीज दी होती है और कहा होता है कि इस चीज का इस्तेमाल वो उस बुढ़े पे यानी कि फेंग फैमिली के एल्डर पे करेगा। इसके कारण उसकी कल्टीवेशन लेवल एकदम नीचे गिर जाएगी और ये हु फैमिली का एल्डर जो है वो उसका मुकाबला कर सकेगा। अब वो ये ठान लेता है कि जिन लोगों ने उनके बेटी की ये हालत की है वो उसकी पूरी फैमिली को ही डिस्ट्रॉय करके रहेगा। आज उसके बेटे की जिसने ये हालत की है इसका हर्जाना उसकी पूरी फैमिली पे करेगी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और हमें फेंग हाओ को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी पैराडाइज वैली में ही है। यहाँ पे वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है प्रैक्टिस करके। वो जब तक वॉरियर लेवल पे नहीं ब्रेक थ्रू कर लेता वापस अपनी सिटी में नहीं जाएगा। लेकिन कई दिनों की प्रैक्टिस करने के बावजूद भी इवन के क्लिजस लेने के बावजूद भी उसके अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता। इसीलिए फिर उसे कहती है कि अगर तुम वॉरियर लेवल पे ब्रेक थ्रू करना चाहते हो वो भी इतने शॉर्ट टाइम में तो उसके पास एक तरकीब है। उसे स्क्रॉल की सेकंड स्टाइल यानी कि टाइगर मूव को सीखना होगा। इस टाइगर मूव की प्रैक्टिस से वो अपने लिमिट से कई ज्यादा गुना आगे बढ़ सकता है जिसके कारण उसकी स्पीड इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी बॉडी में वो यान का भी फ्लो स्पीड अप हो जाएगा जो कि उसकी कल्टीवेशन की स्पीड को हाफ एफर्ट में ही काफी ज्यादा इफेक्टिव बना देगा। अब कुछ ही घंटों के अंदर ही फेंग हाओ जो होता है वो उस टाइगर मूवमेंट के सेकंड स्टाइल को पूरी तरह से मास्टर कर लेता है। अब ऐसा करते ही उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ तो कई ज्यादा गुना इम्प्रूव हो जाती है लेकिन वो अभी वॉरियर लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पा सक रहा था। इसीलिए फिर से वो लिटिल फेरी को सीनियर कह के सम्मान देने लगता है और उसे मस्का लगाते हुए फिर से एक अच्छी एडवाइस की मांग करता है जिसमें फेरी उसे कहती है कि वॉरियर लेवल पे ब्रेक थ्रू बस एक ही शर्त के मुताबिक की जा सकती है। तुम्हें बहुत ही ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना होगा। जिसपे फेंग हाओ से कहता है कि इस जंगल बिहड़ में उसे इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी कि तभी यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पीछे 3 डाकू पड़े थे। लड़की भागते भागते खाई के पास रुक जाती है। वे डाकू जो होते हैं वो उस लड़की से किसी ट्रेजर मैप की मांग कर रहे होते हैं। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें ना मारे तो हमारे हवाले वो ट्रेजर मैप कर दो। लेकिन वो लड़की जो होती है एक थंडर कल्टीवेटर होती है जिसके शॉट में थंडर पावर होती है। अपनी तलवार के एक स्लैश से ही वो कई सारे थंडर पावर को जनरेट कर देती है। उसी झरने के नीचे ये दोनों होते हैं। यहाँ पे ये सोच ही रहे होते हैं कि इतनी ज्यादा एनर्जी वो कहाँ से इकट्ठा करेंगे। तभी उन्हें आसमान में बहुत सारे थंडर्स के गरजने की आवाज आती है जिसे देख करके फेंग हाओ कहता है कि ये थंडर पावर तो सिर्फ एक थंडर कल्टीवेटर ही जनरेट कर सकता है और इस तरह के थंडर एट्रीब्यूट से जनरेट करने वाले कल्टीवेटर्स एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। आखिर इस तरह के कल्टीवेटर इस बीहड़ जंगल में क्या कर रहे हैं। अब इतना उनके कहने की देर होती है कि इन दोनों को ही बिजली के झटके लगते हैं। इससे फेंग जो होता है वो नदी की गहराई में जाने लगता है। तभी वो लड़की नदी में कूदती है और फेंग को नीचे डूबने से बचा लेती है। जैसे ही फेंग हाओ को बचाते हुए उसे ऊपर किनारे पे लाती है फेंग हाओ से उसका नाम पता पूछ पाता। तेज एनर्जी तुरंत ही फेंग हाओ को हिट करने वाली होती है। फेंग हाओ को उस एनर्जी के अटैक से बचाने के लिए वो जो लड़की होती है वापस से उसे एक जोरदार किक लगाती है जिससे वो पानी में चला जाता है और वो उस एनर्जी के अटैक से बच जाता है जो कि वो डाकू ही यहाँ पे लगातार अटैक कर रहे थे। डाकू फिर से उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे वही ट्रेजर मैप की डिमांड करने लगते हैं। में से एक डाकू यहाँ पे बदतमीजी करते हुए कहता है कि इसे क्यों बार बार ट्रेजर मैप मांग रहे हो, चलो इसके कपड़े उतार देते हैं। जरूर उसने अपने कपड़ों में ही उस ट्रेजर मैप को छिपाया होगा। जैसे ही वो अपनी गंदी हरकत शुरू करने वाले होते हैं कि फेंग हाओ अचानक पानी से बाहर निकलता है और अपने उसी थंडर फिस्ट का यूज करते हुए वो उन डाकुओं का सामना करने लगता है। अब यहाँ पे काफी देर तक फाइट करने के बाद यहाँ पे फेंग हाओ और वो लड़की जो होते हैं उन डाकुओं को हरा देते हैं। लेकिन उनमें से एक डाकू उस लड़की को घायल करते हुए वहाँ से बच के भाग जाता है। फेंग हाओ उस डाकू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता तो है लेकिन वो लड़की यहाँ पे अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। यहाँ पे वो लड़की उससे कहती है कि हमें किसी सेफ जगह में अभी छुपना होगा क्योंकि वे जो डाकू है वो वापस से जरूर आएंगे उस ट्रेजर मैप को पाने के लिए। ये जो पूरा इलाका है वो बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है। तभी फेरी उन्हें छुपने के लिए खास जगह दिखाती है जो कि झरने के पीछे एक सीक्रेट गुफा होता है। ये तीनों वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ फेरी के मन में भी वो लालच जाग जाता है कि आखिर वो डाकू किस ट्रेजर मैप की बात कर रहे थे। ये लड़की बेहोश है तो चलो इसके पास से हम उसी ट्रेजर मैप को ही चोरी कर लेते हैं। फेंग हाओ उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इस लड़की ने फेंग हाओ की यहाँ जान बचाई है। जिस पे फेरी यहाँ उसे इंसिस्ट करने लगती है कि तुमने भी तो इसकी जान बचाई है, इसकी जान बचाने के बदले में ये तो तुम्हें फ्री में ही वो ट्रेजर मैप देने को तैयार हो जाएगी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि हमें पहले ही उस ट्रेजर मैप को ले लेना चाहिए। इस पे फेंग हाओ ना उसे बहुत ही अच्छी बात कहता है
कि वो किसी पे एहसान करता है इस वजह से नहीं कि उसे बदले में कुछ मिलेगा। अब आगे वो उसे ट्रीट करने लगता है, जिसे देख करके फेरी हंसने लगती है कि अगर इसी तरह से तुम इसे ट्रीट करते रहे यहाँ पे हमें 200 साल बीत जाएंगे। चलो मैं ही इसे ट्रीट करने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। आगे फेरी जो होती है वो वापस सिर्फ फेंग हाओ की बॉडी में चली जाती है और फिर फेंग हाओ की बॉडी से निकलने वाली जो ऑरा होती है वो डबल स्पीड में बढ़ जाती है और फिर उससे निकलने वाली तेज एनर्जी उस लड़की को हील करने लगती है। लेकिन वो एनर्जी इतना ज्यादा रिलीज हो जाती है कि यहाँ फेंग हाओ भी अनकॉन्शियस हो जाता है। अब यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है और हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाता है। अब आगे जब फेंग की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को उस लड़की के साथ विवादित पोजीशन में पाता है। इससे पहले कि वो लड़की गलत समझे, फेंग उसे अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उससे और भी ज्यादा चिमट जाती है और होता भी वही है। वो लड़की उठती ही यहाँ फेंग हाओ को ही गलत समझने लगती है। उसकी इस बदतमीजी के लिए उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देती है। यहाँ वो अपने मन ही मन में उसे कई सारी गालियां दे रही थी, ठरकी ठरकुल्ला, पता नहीं क्या क्या कह रही होती है। यहाँ फेंग उसे समझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो लड़की यहाँ मुंह फुला के बैठ जाती है और उसे कहती है कि भले ही तुमने मुझे हील किया है, लेकिन फिर भी एक लड़की के साथ कैसे पेश आना चाहिए तुम्हें किसी ने लगता है सिखाया नहीं। लेकिन चलो इसी शर्त पे मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अभी भी मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ तो तुम्हें मुझे हील करना होगा। जिसपे फेंग हाओ से कहता है ठरकी किसे कह रही है, अगर मैं तुझे नहीं बचाता तो कब की तुम मर चुकी होती। लगता है कि तुम्हें भी किसी ने थैंक यू कहना नहीं सिखाया। अब यहाँ पे इनकी तू मैमा शुरू हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे से मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। अब इस लड़की का नाम जियाना होता है, जिसे अपने आप को हील करना था। इसलिए वो फेंग को ये लालच देती है कि अगर तुम मुझे हील कर देते हो, मेरे पास कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स हैं, मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे दूंगी। लेकिन यहाँ पे फेंग हाओ उसकी एक नहीं सुनता, तो जियाना उसे बार बार पुकार रही होती है, ओ हेलो मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं। बार बार उसे वो ओ हेलो कह के पुकार रही होती है। इसीलिए फेंग इस बात से चिढ़ जाता है। उससे कहता है कि मेरा नाम फेंग हाओ है, ना कि कोई हेलो है। जिसपे जियाना उससे कहती है कि तुम्हारा नाम हेलो रहे चाहे वेलो रहे, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। और वैसे भी वे डाकू मेरा पीछा उस ट्रेजर मैप के लिए कर रहे थे, उसी मैप के थ्रू मैं रेड लोटस किंग को ढूंढना चाहती हूँ। और अगर तुम मेरी उस फ्लावर को ढूंढने में मदद करते हो तो मैं उस फ्लावर के 2 लोटस सीड्स भी तुम्हें दे सकती हूँ। अब यहाँ लोटस सीड्स का नाम सुनते ही फेरी तुरंत अपेयर होती है और फेंग हाओ की जिद मचाने लगती है कि जल्दी से जल्दी उसे हाँ कह दो, क्योंकि वो रेड लोटस किंग जो है वो एक ऐसा लेजेंडरी फ्लावर है जिसे मेडिसिन का किंग कहा जाता है। अगर इस फ्लावर के तुम्हें 2 सीड्स भी मिल रहे हैं तो तुम्हारी फार्माकोपिया को वो और भी ज्यादा ग्रेटली इम्प्रूव कर देगा। फेंग उससे कहता है कि मुझे इस लड़के ने ना जाने कैसे कैसे नामों से पुकारा है, ठरकी और बदतमीज, और जाने क्या क्या सोच रही है मेरे बारे में, इसलिए मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। अब ये सुनते ही यहाँ जियाना खिस जाती है और उससे कहती है कि मैं अब तेरी अकड़ को सही करती हूँ, और उसे एक जोरदार थंडर शॉक देती है। अब यहाँ जियाना को लग रहा होता है कि ये इस थंडर शॉट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसका कहना मान लेगा, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल उल्टा ही होता है। जिस एनर्जी के यहाँ पे फेंग तलाश कर रहा होता है वो उस थंडर पावर से उसे मिल रही होती है, जिसके कारण उसके मेरिडियंस उसके वर्चुअल मार्शल आर्ट्स के वर्फूल में गैदर होने लगती हैं। फिर उसे बताती है कि ऐसा इसलिए तुम कर पा रही हो क्योंकि वो जो प्योर थंडर पावर है वो एक्सीलेंट टॉनिक है तुम्हारे जीवो वॉर्टेक्स को इकट्ठा करने का। इसीलिए आगे फिर उसे कहती है कि तुम अपने अगर इस बॉटलनेक की कंडीशन से ब्रेक थ्रू करना चाहते हो, तुम्हें इस तरह के प्योर थंडर पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब करना होगा। फेंग हाओ ये सोच लेता है कि चाहे ये जितना भी पेनफुल रहे वो उसे सह लेगा। इसलिए फेरी अब उसे एक आइडिया देती है कि तुम जियाना को ऐसी ऐसी बातें बोलो जिससे उसे बहुत सारा गुस्सा आए। अपने गुस्से के ही कारण वो तुम पे अपने प्योर थंडर पावर से अटैक करेगी। अब यहाँ देर किस बात की थी, फेंग हाओ जो होता है इस तरह के लफ्जों का यूज करता है ना कि किसी भी लड़की को भयानक वाला गुस्सा चढ़ जाएगा। अब ये सब सुनते ही यहाँ जियाना आग बबूला हो जाती है और उस पे अटैक करने के लिए अपने थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करती है। थंडर टेक्निक के कारण वहाँ एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट होता है जिससे लगातार प्योर थंडर पावर्स रिलीज हो रहे थे और ये सारे के सारे पावर्स यहाँ पे एक साथ ही फेंग हाओ पे अटैक करते हैं। अब फेंग हाओ को यहाँ पे इतने ज्यादा बिजली के झटके लगते हैं कि वो अनकॉन्शियस हो करके पानी में गिर जाता है। लेकिन अब उनके सामने एक और मुसीबत आ चुकी थी। इस थंडर स्ट्राइक के कारण उस पानी के अंदर एक जाइंट स्नेक होता है। इसकी नींद इस थंडर पावर की वजह से खुल जाती है। सीधा वो फुफकारते हुए पानी से बाहर निकलता है। अब वो पूरी वैली ही इस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स से भरी होती है, इसलिए इस तरह के मॉन्स्टर्स का अपेयर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। जियाना उससे बचने के लिए इधर उधर भाग रही होती है, लेकिन जाइंट स्नेक अब उसके पीछे पड़ चुका था। यहाँ जियाना उसमें थंडर अटैक तो करती है, लेकिन उस जाइंट स्नेक की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि इसका कोई भी इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता,
जियाना पहले ही अपनी पावर यहाँ फेंग हाओ पे वेस्ट कर चुकी थी और अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बची होती है कि वो इस जायंट स्नेक से फाइट कर सके। इसलिए उसे लग रहा होता है कि आज उसका यहीं पे अंत होगा, क्योंकि वो सांप तेजी से उसे निगलने के लिए उसी की ओर बढ़ रहा होता है। जियाना ने यहाँ अपनी मौत को तो एक्सेप्ट भी कर लिया होता है, लेकिन तभी एन मौके पे हीरो की एंट्री होती है और अपने एक ही पंच में वो उस जायंट स्नेक को दूर कर देता है। अब इस अटैक ने उस जायंट स्नेक को और भी ज्यादा गुस्से से भर दिया होता है, इसलिए वो फेंग हाओ पे अब अपने वेनम से अटैक करता है। उसका पॉइजनस जहर जो होता है वो पत्थर को भी पिघलाने की शक्ति रखता है। फेंग हाओ इतना ज्यादा फास्ट होता है कि उसके हर एक अटैक को आसानी से वो डॉज कर लेता है। अब आगे फेंग हाओ उसका मुकाबला करने के लिए अपने उसी थंडर फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब की बार उसकी ये जो मुक्के की ताकत होती है वो कई ज्यादा गुना बढ़ चुकी होती है उस प्योर थंडर पावर की वजह से। इसीलिए वो यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकता और लगातार उस स्नेक पे अटैक्स करता ही जा रहा था, जिससे उस स्नेक के परखच्चे उड़ जाते हैं और वो दुम धमाकर वापस पानी में चला जाता है। कि तभी यहाँ सीन चेंज होता है और हमें एक क्यूट सा एप का बच्चा दिखाई देता है, जिसे वही डाकुओं का गिरोह जो होता है उसे सता रहे होते हैं। ये बेबी जो होता है एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर का होता है, जिसे आयरन आर्म्ड एप कहते हैं। इसके बच्चे की कीमत मार्केट में 1000 सोने के सिक्कों के बराबर होगी, इसलिए इन लोगों ने जाल बिछा करके इसे अपने फादर से अलग कर दिया होता है। अब ये लोग उस बेबी एप को पकड़ने वाले होते हैं, तभी उन्हें उस थंडर की पावर दिखती है। इसे वे लोग समझ जाते हैं कि जियाना जरूर वहीं होगी, क्योंकि वो थंडर आर्टिफैक्ट की एक कल्टीवेटर है जिसने इन डाकुओं से पंगा ले रखा है और उसके पास वो ट्रेजर मैप भी है। इसीलिए वो अब अपने अगले शिकार उसी थंडर लाइट को फॉलो करते हुए जियाना की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब आगे जियाना यहाँ पे फिर से फेंग हाओ को डांटने लगती है कि तुमने मुझे अचानक से आकर के डरा दिया। अगर उस स्नेक के बीच में तुम नहीं आते तो उस भद्दे स्नेक को तो मैं कब कब मार चुकी होती। लेकिन फेंग हाओ यहाँ पे एक जेंटलमैन निकलता है। वो उससे कहता है कि मुझसे झगड़ा बाद में कर लेना, लेकिन पहले तुम्हारे इंजरीज को मुझे हील करने दो। अब आगे जो फेंग हाओ होता है उसे हील करने लगता है। यहाँ जियाना को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो फेंग हाओ से यहाँ पे दोस्ती कर लेती है। अब जैसा कि जियाना ने उसे 2 लोटस सीड देने का वादा किया होता है, इसीलिए वे दोनों अब अपनी अगली जर्नी की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि उस रेड लोटस किंग को ढूंढने का होता है। यहाँ फेंग उससे कहता है कि तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैं तो यहाँ खुद की मदद करने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, क्योंकि जितना तुम्हें उन फ्लावर्स की जरूरत है मुझे भी उन सीड्स की उतना ही जरूरत है। इस पे जियाना उससे कहती है कि मैं अपने प्रॉमिस से कभी पीछे नहीं हटती। मैं सिर्फ उस रेड लोटस किंग को लूंगी, बाकी इस जर्नी में जितने भी ट्रेजर्स या एक्लिजर्स मिलेंगे तुम उन सबको रख सकते हो। अब वो जो डाकू होते हैं वो भी जियाना का पीछा करते हुए उस जगह पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास भी उस ट्रेजर मैप का आधा टुकड़ा होता है, ताकि वो उसी को फॉलो करते हुए जियाना का पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जियाना उस रेड लोटस किंग को लेने के लिए इसी रास्ते से जाएगी। अब आगे हमें जियाना को दिखाया जाता है, जिससे रास्ते में चलते हुए उसके पाँव में कुछ लग जाता है, लेकिन वे लोग इस बात को इग्नोर करते हुए मैप को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन तभी इनका रास्ता वही बैंडिट्स रोक लेते हैं। ये सभी डाकू उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर से उसे वही धमकी देने लगते हैं कि उसे ट्रेजर मैप का बचा हुआ हिस्सा हमारे हवाले कर दो, जिस पे जियाना भी दबंगई से यही जवाब देती है कि हिम्मत है तो इसे आकर के मुझसे ले लो। अब यहाँ पे फिर से इन 2 गुटों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब फेंग जब उनका सामना करने के लिए उन पे अटैक कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसमें भी टेम्परेरी लाइटनिंग और थंडर की पावर आ चुकी है, जो कि उसके वर्चुअल वॉर्टेक्स ने ऑब्जर्व किया था, जिसके कारण उसके मुक्के से लगातार यहाँ बिजली के झटके निकल रहे होते हैं। अब आगे ये दोनों अपनी थंडर पावर से उन सारे डाकुओं के परखच्चे उड़ा रहे थे। अब ये इनकी काफी कमाल की फाइट होती है, जिसे देखना काफी ज्यादा इंटरटेनिंग था। कुछ देर तक इनकी इसी तरह से फाइट चलती रहती है। दोनों जो होते हैं उस डाकू के चमचे को तो आसानी से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उन डाकुओं का जो सरदार होता है वो अपने वॉरियर लेवल के एडवांस स्टेज पे था, इसलिए इन लोगों के लिए उसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब ये दोनों उसके सरदार से फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी उसके चेले चपाटे होते हैं वापस से उठ के इन पे अटैक करने लगते हैं। कि तभी एक बंदा आता है जिसके पास स्टोन को क्रैश करने की पावर होती है। वो बंदा इन दोनों को घेर लेता है और उनके सामने एक नमूना पेश करता है एक बड़े से स्टोन को क्रैश करते हुए, मतलब कि इन दोनों का हाल भी उसी स्टोन के चूरों के बराबर होगा। अब वो अपनी ये कलाबाजी दिखा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि ये खतरा टला नहीं है कि दूसरा इनकी चपेट में आ चुका है। हम उसी आयरन आर्म्ड एप को देखते हैं जिसने उस बंदे को कुचल के मार दिया होता है। ये जो एप होता है सिर्फ जियाना पे ही लगातार अटैक्स कर रहा होता है। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए फेंग हाओ उसकी तरफ एक बड़ा सा पत्थर फेंकता है, लेकिन फिर भी वो जो एप होता है जियाना को ही मारने के लिए उतारू था और उसका पीछा करने लगता है। फेंग हाओ भी यहाँ जियाना को बचाने के लिए लगातार उस एप पे अपने थंडर पावर से अटैक कर रहा होता है।
लेकिन इस थंडर पावर का उस मॉन्स्टर पे जरा भी इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि इनकी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी होती है। अब आगे यहाँ जियाना को खतरे में देख करके फेंग हाओ जो होता है वो अपनी सुपर फास्टेस्ट टेक्निक का यूज करता है और एक जोरदार बैंग के साथ उस एप से जा टकराता है, लेकिन उस एप की मोटी चमड़ी पे इसका भी कोई असर नहीं पड़ता। इन दोनों को पता था कि इस मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गया है और इसका सामना करने के बजाय वे दोनों वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर एप अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। इधर दूसरी तरफ हम उन डाकुओं को देखते हैं जिसका चमचा उससे पूछता है कि क्या हमें अभी भी उनका पीछा करना चाहिए, जिससे वो डाकुओं का सरदार कहता है कि ये जो आयरन आर्म्ड एप है वो बहुत ही ज्यादा क्रूर और खतरनाक होते हैं। अब ये दोनों इस मॉन्स्टर की नजर में चढ़ चुके हैं, तो जिसका मतलब है कि इन दोनों के यहाँ पे लाशें ही मिलेंगी। दोनों के मरते ही हम उस लड़की से आसानी से वो ट्रेजर मैप हासिल कर लेंगे, फिर इसके बाद उस मॉन्स्टर एप को भी मार डालेंगे क्योंकि उस मॉन्स्टर के आर्म पर जो बोन्स हैं उनकी कीमत करोड़ों में है। इनका यूज एक्सीलेंट मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है और हमारे पास पहले से ही वो बेबी एप तो है ही है और ये आयरन आर्म वाला एप भी है जिसको हम मार्केट में बेच करके माला माल हो जाएंगे। अब ये तो एक तीर से दो शिकार करने के बराबर हुआ, इसीलिए ये सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर के दोनों की मौत का नजारा देखेंगे। हम आगे क्या होता है ये जान पाते इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। तो गाइज अगर आप लोगों को इसके आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो मुझे ढेर सारा कमेंट कीजिए। ऐसा ही आप लोगों का इस सीरीज से लेकर के रिस्पांस रहेगा, मैं उतनी ही जल्दी इसके बैक टू बैक एपिसोड्स लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन गाइज इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी सपोर्ट मुझे दिखानी है। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए तो बहुत ही जल्द आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखने को मिलेगा। टिल देन गाइज टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।